एपिसोड 241 टू 250। 240, 241, युवराज की वापसी। 240, 241, युवराज की वापसी। उस समय जब युवराज ने अपने सामने वाले व्यक्ति की बात सुनी तो उनका पूरा चेहरा असाधारण रूप से पीला पड़ गया और उनकी आंखों में भय उभर आया। विशेषकर जब उसने विराट की निगाहें देखी तो वह और भी अधिक भयभीत हो गया। दमन की भावना के कारण वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और उसे सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही थी। इस क्षण अपने सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए उसकी स्मृति की गहराइयों से छवियां कौंध गईं और कौंध गईं। असंभव, युवराज ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि विराट पर उसकी निगाहें और भी अधिक भय से भरी हुई थीं। उसके दिमाग में लगातार छवियां कौंधती रहीं और धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। धुंधले ढंग से उस रात शुवानजिंग शहर के ग्रैंड हॉल के अंदर वह भीड़ के बीच खड़ा था, स्पॉटलाइट के नीचे उस शख्स को देख रहा था जो सहजता से बोल रहा था। वह बैठक युवराज के चयन के लिए थी। तब से शुवानजिंग शहर में अब कोई युवराज नहीं रहा, वह व्यक्ति शाश्वत युवराज बन गया। और अब उसके सामने खड़ा व्यक्ति उस शख्स से मिलता जुलता था जो कभी सुर्खियों में था। पल भर में ही युवराज का चेहरा और भी बदसूरत दिखने लगा। वह व्यक्ति कौन था? उनके आसपास मौजूद अन्य लोगों को युवराज के अतीत के बारे में पता नहीं था। उस समय वे विराट के कार्यों से अभी भी स्तब्ध थे। उनकी नज़रों में विराट अभी भी एक आम आदमी था, लेकिन फिर भी वह युवराज पर दबाव डाल रहा था जिसने पहले उन पर अत्याचार किया था। यह अविश्वसनीय था। कई नेताओं के माथे पर पसीना आ गया था और उनकी आवाज़ कांप रही थी। इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? मुझे नहीं पता। उसने ही युवराज को इस हालत में पहुंचाया। सर फोर के बगल में खड़ा नेता भी बेहद हैरान था। सर फोर, यह आदमी बहुत ताकतवर है। आप सचमुच लोगों को सटीक रूप से देख पाते हैं। वास्तव में सर फोर ने पवित्र राजा के बारे में जो कहा था उसे याद करके कई नेताओं के शरीर पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। ये व्यक्ति सचमुच बहुत ताकतवर था। उस समय सर फोर भी विराट को देख रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ तक कि फैंग शियाओ जो मंच पर युवराज का सामना करते हुए विराट को देख रही थी, पहले तो उसकी धड़कनें थम सी गईं, लेकिन अब गति में थोड़ी कमी देखकर वह धीमी आवाज में बोले बिना नहीं रह सकी। क्या हो रहा है? बाइकर गैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतना दुर्जय होगा कि वह युवराज से सीधे मुकाबले में उतरेगा। क्या ये व्यक्ति ऐसा करके मौत को दावत दे रहा था? कुछ देर के लिए पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। इसी बीच युवराज अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए अपनी आंखों में बढ़ते हुए सदमे के भाव दिखाने लगे। अंततः वे अपने भावों को और अधिक दबा नहीं सके। उसकी पुतलियों में सदमे के भाव उभर आए। उस वर्ष के युवराज ने युवा पीढ़ी के राजा बनकर शुवानजिंग शहर को चौंका दिया था। वह युवा पीढ़ी के कई लोगों के लिए पूजा का पात्र थे। वह उनका आदर्श था। उस समय भीड़ के बीच खड़े होकर युवराज के हाव भाव को देखते हुए उन्होंने कल्पना की कि एक दिन वह भी ऐसा ही व्यक्तित्व बन सकते हैं। लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, अंततः वह शुवानजिंग शहर में अपनी जगह नहीं बना सका। शुवानजिंग शहर के युवराज की जगह कोई नहीं ले सकता था। वह प्रशंसा करता था, इसलिए वह अनुकरण करना पसंद करता था। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आज वे सचमुच यहाँ मिलेंगे। यह ताज, युवराज ने कांपती हुई आवाज में विराट की ओर देखा। दूसरे के अतीत को याद करते हुए अब वह कोई भी बेतुकी बात कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। इस दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए। यहाँ पर क्या हो रहा था? युवराज किसी दूसरे व्यक्ति को युवराज कैसे कह सकते हैं? फिर उनकी निगाहें विराट पर पड़ीं। उस समय विराट ने शांत चेहरे के साथ अपने सामने बैठे युवराज की ओर देखा और कहा, क्या आपने शियाओ की मां का अपहरण करने से पहले मेरी राय पूछी थी? राजकुमार, मैं गलत था। धड़ाम से युवराज, जो बेहद घबराए हुए थे, सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। डर के मारे उनका चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था। उसे रिहा कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, विराट ने कहा। फिर मुड़कर फैंग शियाओ की ओर चल पड़ा। धन्यवाद युवराज, धन्यवाद युवराज। युवराज लगातार माफी मांगते हुए विराट की जाती हुई आकृति को देखते रहे। युवराज के पीछे पीछे चल रहे विद्वान व्यक्ति ने भी युवराज के शब्दों को सुनकर दहशत पैदा कर दी। युवराज को स्वयं किसी दूसरे व्यक्ति को युवराज कहते हुए सुनकर, उस व्यक्ति की किंवदंती को याद करके और फिर विराट को देखकर उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया और धड़ाम से वह जमीन पर गिर पड़ा। उस समय सबकी निगाहें विराट पर टिकी हुई थीं। वे सभी अनुमान लगा रहे थे कि आखिर वह कौन सा युवक था जो युवराज को माफी मांगने पर मजबूर कर सकता था, जिससे उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। कभी उग्र स्वभाव वाला युवराज इस युवक के सामने एक छोटे भाई की तरह आज्ञाकारी था। ये व्यक्ति कौन था? अधिकारियों ने भयभीत होकर विराट से कहा, मास्टर विराट, क्या आपको यकीन है कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल शिक्षक है? मुझे लगता है ऐसा ही है, विराट ने कहा। उसने विराट की ओर देखा और इस बात से राहत महसूस की कि उसने पहले कभी उसे परेशान नहीं किया था। उसी क्षण विराट पहले ही शियाओ फैंग के पास पहुंच चुका था। उसने आश्चर्यचकित शियाओ फैंग को देखा और कहा, ठीक है, माँ जल्द ही रिहा हो जाएगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय शियाओ फैंग अवाक रह गई। उसने विराट की ओर देखा। उसे वह दृश्य अभी भी स्पष्ट रूप से याद था जब विराट मंच पर आया था और युवराज को पकड़ लिया था। वह जानती थी कि युवराज निर्दयी और क्रूर था, लेकिन अब वह उसके सामने खड़े व्यक्ति के सामने वश में हो गया था। वह असल में कौन था? क्या हुआ? तुम्हारी माँ अब सुरक्षित है, तुम खुश क्यों नहीं हो? विराट हंसा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? शियाओ फैंग ने कहा, आप असल में कौन हैं? वह मूर्ख नहीं थी। जो व्यक्ति युवराज को इस हद तक दबा सकता था कि वह बोल भी न सके, वह निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। बेशक ये सरल है। मैंने कहा है कि यदि आप अपनी आत्मा से प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं तो शारीरिक बल की अभद्रता का सहारा न लें। मैं कौन हूँ? मुझे सोचने दीजिए। मेरा नाम विराट है। मैं फर्स्ट हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा का शिक्षक हूँ। लाया इंटरनेशनल में डिजाइनर हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ।
विराट हंस पड़ा। डिजाइनर, अध्यापक, ये सब क्या है? इस आदमी ने युवराज को दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आसपास किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह नया दुश्मन बनाए, लेकिन उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी समय शियाओ शियाओ की मां को बाहर लाया गया। पहले तो वह मीटिंग रूम में चिंतित दिख रही थी, लेकिन अचानक उसे यहाँ लाया गया। शियाओ शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बहुत खतरनाक है। शियाओ शियाओ की मां ने शियाओ शियाओ फैंग को देखते ही चिल्लाकर कहा। माँ, शियाओ शियाओ फैंग ने अपनी माँ को पुकारा, मैं आपको लेने आई हूँ। फिर शियाओ शियाओ की मां को पकड़े हुए लोगों ने उन्हें छोड़ दिया और रिहा होते ही वह तुरंत शियाओ शियाओ फैंग की ओर दौड़ पड़ी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए ही थे कि उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। माँ, क्या आप ठीक हैं? क्या किसी ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? शियाओ शियाओ फैंग अपनी माँ को बाएं से दाएं तक ध्यान से देख रही थी। नहीं, क्या तुम ठीक हो शियाओ शियाओ? उसकी माँ ने जवाब दिया। माँ बेटी के मिलन को देखते हुए विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ शियाओ की माँ, आप ठीक हैं? छोटी विराट, तुम हो? मैं ठीक हूँ। विराट को देखते ही उसकी माँ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। लेकिन जल्द ही शियाओ शियाओ की माँ ने मुस्कुराना बंद कर दिया और शियाओ शियाओ फैंग और विराट से फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगी। ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन आदमियों को देखो, वे सब कितने खूंखार दिखते हैं। ये सुनकर विराट हंसते हुए बोला, ठीक है शियाओ शियाओ की माँ, मैं सचमुच आपके हाथ का बना खाना चखना चाहता हूँ। चिंता मत करो नन्ही विराट, लेकिन क्या हम अब जा सकते हैं? शियाओ शियाओ की माँ ने पूछा। बिल्कुल, हम कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं रहा। विराट हंसते हुए बोला। शियाओ शियाओ की माँ एक पल के लिए चौंक गई। चलो चलें। विराट जोंग शियाओ शियाओ की माँ को बाहर निकलने के रास्ते की ओर ले गया। शियाओ शियाओ फैंग और उनके साथी अचंभित रह गए। क्या यहाँ क्या हो रहा है? हालांकि शियाओ शियाओ फैंग को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन अब वह जा सकती थी तो वह यहाँ और क्यों रुकेगी। वह तुरंत अपने भाइयों के साथ विराट के पीछे चलने लगी। लोगों का एक बड़ा समूह अचानक ही एम्परा एंटरटेनमेंट सिटी से निकल गया। बिना किसी प्रतिरोध के आसपास के बड़े अधिकारी इस दृश्य को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह सब सच है। जिस व्यक्ति का नाम वे नहीं जानते थे, वह आया, युवराज पर हमला किया और फिर घमंड से चला गया। ये पूरी तरह से हास्यास्पद था। अचानक सभी बॉस एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन अब उनका इलाका उनसे पहले खड़े इस व्यक्ति ने हथिया लिया है और अब उन्हें युवराज की प्रजा कहा जा सकता है। राजकुमार, हमें उस आदमी के बारे में क्या करना चाहिए? उसने सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया, क्या हम उसे मारने के लिए आदमी भेजें? लेकिन बॉस ने बोलना अभी खत्म ही किया था कि अचानक हवा से एक धारदार हथियार आया, जिसने उनके शरीर को भेद दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। किसी की मौत देखकर बाकी बॉस फिर से भयभीत हो गए। इससे पहले युवराज को चाहे कितनी भी बुरी तरह से वश में कर लिया गया हो, फिर भी वह इन आकाओं के सामने एक राजा ही थे। इस समय युवराज खड़े हुए आसपास के सरदारों की ओर देखा और कहा, जो भी व्यक्ति अभी अभी मेरे सिर के एक बाल को भी छुएगा, मैं उसके पूरे वंश का सफाया कर दूंगा। और अब से मैं युवराज नहीं हूं, क्योंकि युवराज वापस आ गए हैं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। क्या युवराज वापस लौट आए? कौन? 241, 242 बागी का फोन कॉल। 241, 242 बागी का फोन कॉल। वहां मौजूद सभी बॉस चुप हो गए। असली युवराज, लेकिन वह कौन हो सकता है? वहां शायद केवल युवराज को ही इसकी जानकारी थी, और बहुत से बड़े अधिकारियों को यह पता था कि आज युवराज के गुट को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था, जैसा कि स्वयं युवराज ने घोषित किया था। किसी ने भी बहस करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी वे सभी इस बात से अनजान थे कि वह युवराज वास्तव में कौन था। इसी बीच विराट जोंग शियाओ शियाओ की मां के साथ घर जा रहा था और रास्ते भर बातें करता और हंसता रहा। फैंग शियाओ शियाओ उनके पीछे पीछे चल रही थी। वह बोलना चाहती थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसने तो युवराज के आदमियों के उनके पीछे आने की जांच करने के लिए किसी को भेजा भी था, लेकिन उसे पता चला कि वे सचमुच सुरक्षित रूप से चले जा रहे थे, जो युवराज के तौर तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लेकिन सुरक्षित रहना अच्छी बात थी, इसलिए विराट के पीछे पीछे चलते हुए फैंग शियाओ शियाओ उसे देखती रही, लेकिन उसे अपनी मां के साथ बातें करते और हंसते हुए देखकर उसके दिल में भावनाओं की लहरें उमड़ आईं। विराट द्वारा मंच पर युवराज का सामना करने का दृश्य बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। लिटिल टैंग, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करने का वादा किया था, लेकिन तुम्हें यहाँ ले आया। अभी मेरे घर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, शियाओ शियाओ की माँ ने कहा। शियाओ शियाओ की माँ अब भी विराट को फैंग शियाओ शियाओ का प्रेमी समझती थी। जरूर शियाओ शियाओ की माँ, मुझे बहुत खुशी होगी, विराट ने हंसते हुए जवाब दिया। फैंग शियाओ शियाओ को आखिरकार बोलने का मौका मिल गया। माँ, हमारा घर ऐसी हालत में है, चलो परेशान न हो, चलो होटल जाकर खाना खाते हैं। दरअसल युवराज के आदमियों ने पहले ही घर में तोड़फोड़ की थी और अब वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि लिटिल टैंग मेरे बनाए खाने का स्वाद चखे, और तुम्हारे पीछे खड़े ये सभी लोग, उन्हें भी हमारे घर खाना खाने आना चाहिए। शियाओ शियाओ की माँ ने फैंग शियाओ शियाओ को देखते हुए कहा। वह बाइकर गैंग के सदस्यों का जिक्र कर रही थी। मोलिन और बाकी लोग फैंग शियाओ शियाओ का पीछा कर रहे थे, और जैसे ही वे सहमति में सिर हिलाने वाले थे, उन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए। अब सब कुछ सिस्टर शियाओ शियाओ पर निर्भर था। फैंग शियाओ शियाओ अपनी माँ के साथ असहाय महसूस कर रही थी, और अपने पीछे बाइकर गैंग की लालसा भरी निगाहों को देखकर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। देखते ही देखते बाइकर गैंग के सभी सदस्य उत्साह से भर उठे। बहन शियाओ शियाओ, मैं अभी रात के खाने के लिए किराने का सामान खरीदने जाती हूँ। मैं भी चलूंगा, मैं सब्जियां ले आऊंगा। अल्पविराम। इसके साथ ही एक बड़ा समूह अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर चला गया। दूसरी ओर विराट और फैंग शियाओ शियाओ ने घर जाने का विकल्प चुना।
जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अराजकता की आशंका थी, लेकिन उनके सामने एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। दरवाजे पर कई ट्रक पहुंचे जो बिल्कुल नए फर्नीचर से लदे हुए थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे इसे फेंग शियाओशियाओ के घर में स्थानांतरित कर दिया। फेंग शियाओशियाओ तुरंत सामान ढोने वालों के पास गई और बोली, आप लोग क्या कर रहे हैं? फर्नीचर ढोने वालों ने फेंग शियाओशियाओ को देखते ही तुरंत जवाब दिया, फर्नीचर पहुंचा रहे हैं। हमने कुछ नहीं खरीदा, आपका पता गलत होगा। फेंग शियाओशियाओ ने कहा, नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, किसी ने हमें इसे पहुंचाने के लिए कहा था। महोदया, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। सामान ढोने वाले ने घबराकर विनती की। फेंग शियाओशियाओ अवाक रह गई। शाओ, ये लोग क्या कर रहे हैं? शाओ की माँ भी चिंतित हो गईं। उसी क्षण विराट आगे बढ़ा और बोला, शाओ की माँ, हो सकता है कि यहाँ किसी ने कुछ तोड़फोड़ की हो, इसलिए वे इसकी भरपाई कर रहे हैं। चलिए अभी अंदर चलते हैं। ओह, शाओ की माँ ने हैरानी से कहा। फिर वे दोनों एक साथ कमरे में गए और पाया कि पहले जो जगह तहस नहस थी उसे साफ सुथरा कर दिया गया था और अंदर कई नौकर मौजूद थे। इससे सभी लोग अचंभित रह गए। आखिर हो क्या रहा था? ये वस्तु वास्तव में जियांगहाई के युवराज द्वारा भेजी गई थी। विराट के बाहर निकलते ही उसने माफी मांगना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने और फर्नीचर खरीदा, और जब उसने किसी से शाओ की माँ का घर तोड़वा दिया तो उसने लोगों को उसकी मरम्मत के लिए भेजा। युवराज के लिए वह किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखाने का साहस नहीं कर सकता था। उसे न मारना ही उसके द्वारा दिखाई जा सकने वाली सबसे बड़ी दया थी। और बाइकर गैंग के सदस्यों की वापसी के साथ उन्होंने भोजन के लिए आवश्यक सभी चीजें खरीद ली थीं। खाना पकाने की बात करें तो शाओ की माँ को एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी और 1 घंटे के भीतर ही स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। विशाल भोजन मेज लोगों से घिरी हुई थी। अंत में उन्हें अपना भोजन मिल ही गया। वहां लगभग 20 लोग थे। ये लगभग एक छोटी सी सभा की तरह था। एम्परर एंटरटेनमेंट सिटी में घटी घटना एक मामूली घटना बनकर रह गई थी। खाना खाते खाते बीच में ही शाओ की माँ आखिरकार रुकी और विराट की ओर देखा। फेंग शाओ पूरे समय अपनी माँ को देखती रही थी, और जब उसने अचानक अपनी माँ को रुककर विराट की ओर बोलने के इरादे से देखते हुए देखा तो उसे याद आया कि उसकी माँ ने विराट को उसके और उसके बीच शादी के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया था। शायद अगर युवराज की घटना आज न हुई होती तो फेंग शाओ निश्चित रूप से सहमत हो जाती, लेकिन पिछली घटनाओं ने फेंग शाओ का ध्यान आकर्षित किया था। विराट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए फेंग शाओ अपनी माँ के सामने लगातार मुंह बनाती रही। लेकिन शाओ की माँ ने फेंग शाओ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय विराट से कहा, युवा विराट, क्या तुम्हारे मन में हमारी शाओ के लिए कोई भावनाएं हैं? ये सुनकर विराट जोंग, जो खाना खा रहा था, एकदम जम गया। भावनाएं? किस तरह की भावनाएं? सिर्फ विराट ही नहीं, बाइकर गैंग के अन्य सदस्य भी जम गए। भावनाएं? क्या आप यही नहीं कहती जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को माता पिता से मिलवाने लाता है? फेंग शाओ अपनी माँ को रोकने ही वाली थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उससे ये सवाल पूछेगी। वह तुरंत घबरा गई। माँ, मुझे अभी याद आया, मैंने अपने कपड़े नहीं रखे, वे अभी भी वहीं लटके हुए हैं, मैं जाकर उन्हें देख लेती हूँ। फेंग शाओ जल्दी से उठने की तैयारी करने लगी। यहाँ रहना बहुत शर्मनाक होता। विराट के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, और आज यहाँ बाइकर गैंग के इतने सारे भाई मौजूद हैं। जब उसकी माँ इस तरह के सवाल पूछ रही थी तो शाओ अब बाइकर गैंग के सदस्यों का सामना कैसे करेगी? इसलिए नज़रों से दूर, मन से दूर, सबसे पहले निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि यह विराट नाम का लड़का काफ़ी सुंदर और बहादुर था, लेकिन वह अभी भी एक युवती थी। फेंग जियाओ शर्माते हुए चले गए। शाओ की माँ अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसकी बेटी क्या सोच रही है। फेंग शाओ की परवाह न करते हुए उसने विराट की ओर देखा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। विराट भी अवाक रह गया। भावनाएं, है ना? जरा सोचो, मेरी बेटी अब जवान नहीं हो रही है, उसे देखभाल करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। शाओ की माँ ने आगे कहा। सुरक्षा? बाइकर गैंग के अन्य सदस्य शाओ की माँ की बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने सिस्टर शाओ के दबंग स्वभाव के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि इसका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और तुम तो बिल्कुल उपयुक्त हो। शाओ की माँ ने विराट की ओर इशारा करते हुए कहा, युवक, मैंने पिछली बार तुम्हारे शराब पीने के तरीके पर ध्यान दिया था, तुम सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो। विराट कुछ हद तक हैरान रह गया। इस समय फेंग शाओ वास्तव में अपने कमरे में वापस नहीं गई थी, बल्कि वह बगल वाले कमरे में छिपकर खाने की मेज पर हो रही बातचीत को सुन रही थी। वह ये जानना चाहती थी कि विराट क्या प्रतिक्रिया देगा। विराट जोंग शाओ की माँ की बातें सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसे तो सगाई तोड़नी थी, वह किसी और चीज़ में कैसे उलझ सकता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कितने लोग उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। हालांकि ठीक उसी समय अचानक उसका फ़ोन बज उठा। विराट ने एक नज़र डाली और उसकी आंखें अचानक फैल गईं। ये बाई का फ़ोन था। क्या ये बंदर के बारे में कोई खबर हो सकती है? 243 फीनिक्स जेड पेंडेंट। 243 फीनिक्स जेड पेंडेंट। ये देखते हुए कि यह बाई का फ़ोन था, क्या यह मंकी के बारे में कोई खबर हो सकती है? विराट ने तुरंत हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। फिर वह उठा और बाहर चला गया। ड्रैगन ग्रुप से जुड़ी बातें इन आम लोगों को पता नहीं चल सकती थीं। मैं फ़ोन उठाऊंगा, श्रीमती शिया ने सिर हिलाया। इस समय उनके आसपास मौजूद बाइकर गैंग के सदस्य विराट की बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। सिस्टर शियाओ जैसी खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, बस उससे शादी कर लो। इस आदमी को सचमुच पता नहीं है कि वह कितना भाग्यशाली है। ठीक उसी समय फेंग शाओ जो दूसरे कमरे में छिपकर विराट की बात सुनने के लिए कान लगाए बैठी थी और अधिक से अधिक घबरा गई।
अचानक उसे पता चला कि विराट फोन पर बात करने गया है और उसने निराशा से अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। जैसे ही विराट बाहर निकला उसने फ़ोन उठाया और कॉल कनेक्ट कर दी। भाई की आवाज़ तुरंत सुनाई दी। सर, मुझे पता चल गया है। कहाँ? विराट ने जल्दबाजी में पूछा। यह मंकी और बाकी लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल था, वह देरी करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति नहीं है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। भाई ने कहा। अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करने को कहिए। विराट ने कहा। हाँ, भाई ने उत्तर दिया। फिर फ़ोन पर एक गहरी आवाज़ आई, क्या ये चीफ ब्लैक ड्रैगन है? कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें आमने सामने बैठकर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, हम कहाँ मिलें? विराट ने पूछा। आप चुनते हैं। युवा चौक के नीचे। विराट ने कहा। हाँ, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। फोन पर आवाज़ आई। विराट ने फ़ोन काट दिया, अब उसके लिए यहाँ रहना असंभव था। उसे उस मुखिया को ढूंढना ही था। फिर वह भोजन की मेज पर लौटा और श्रीमती से माफ़ी मांगी। शिया ने कहा, मुझे कुछ अत्यावश्यक काम निपटाने हैं। मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है श्रीमती, शिया ने जवाब दिया। फिर विराट मोलिन के पास गया और बोला, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना ब्लैक पैंथर उधार दे दो। मोलिन के कुछ कहने से पहले ही विराट ने उसकी चाबियां ले ली थीं। यह उधार लेना नहीं था, यह स्पष्ट रूप से चोरी थी। कुछ ही देर बाद विराट बाहर निकला, उसे एक मोटरसाइकिल मिल गई और वह यूथ स्क्वायर की ओर चल पड़ा। विराट के जाने के बाद ही फैंग शियाओ कमरे से बाहर निकली और चलते चलते बड़बड़ाने लगी। अच्छा किया विराट जोंग, जैसे ही मैंने आपसे वह सवाल पूछा आप चले गए। बस थोड़ा इंतजार करो, मुझे तुमसे जवाब जरूर लेना होगा। फैंग शियाओ बहुत परेशान थी, वह छिपकर विराट के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे यही नतीजा भुगतना पड़ा। शियाओ आओ और खाना खाओ। श्रीमती, शिया ने फ़ोन किया। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मुझे किसी काम का ध्यान रखना है। फैंग शियाओ ने कहा। उसे विराट से मिलकर उससे स्पष्टीकरण लेना ही था, वरना उसे बेचैनी महसूस होती। बाइकर गैंग के लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इतने उग्र स्वभाव वाली यह वास्तव में सिस्टर शियाओ ही थीं। इसके बाद फैंग शियाओ नीचे गई, देखा कि विराट जा चुका है। वह भी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुई और यूथ स्क्वायर की ओर चल पड़ी। अपने नाम के बावजूद यूथ स्क्वायर वास्तव में एक वाणिज्यिक और पर्यटन स्थल था। दूर से देखने पर रात के 9 बज चुके थे, इसलिए यह व्यस्त समय था और काफ़ी भीड़ थी। समुद्र किनारे एक गर्मी की शाम थी और वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। यहाँ एक कृत्रिम गुलाब का बगीचा था जो कई आगंतुकों को आकर्षित करता था। इतना ही नहीं, जियांगहाई शहर में सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग भी था, जहाँ कई युवा डेटिंग के लिए आते थे। और बेशक सबसे खूबसूरत हिस्सा समुद्र था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ कई नौकायन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। गुलाबों की क्यारी के पास टोपी पहने 2 खूबसूरत महिलाएं वहां तस्वीरें ले रही थीं। एक महिला ने पीली पोशाक पहनी हुई थी जो बेहद फुर्तीली और युवा दिख रही थी। वह शिनमनीश थी जो गुलाब के बगीचे के सामने खड़ी थी और अपने सामने लगे कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थी। बहन प्रियंका, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, बहुत जल्द। उनके सामने नीली पोशाक पहने वो प्रियंका तस्वीरें ले रही थीं। आज कंपनी में गुडोंग अचानक घुस आया, जिससे वो प्रियंका डर गई। आर्या ने वो प्रियंका को तुरंत आराम करने के लिए 1 दिन की छुट्टी दे दी थी। बाद में टेलीविजन पर इतनी बड़ी घटना घटित हुई। विराट अकेले ही बॉस सॉन्ग के कारखाने में अपना वेतन मांगने के लिए दाखिल हुआ, जिससे वो प्रियंका घर पर इतनी बेचैन हो गई कि वह बार बार न्यू होटल जाकर ये देखने की कोशिश करती रही कि विराट लौटा है या नहीं। लेकिन चाहे वह कितनी भी देर इंतजार करती रही, उसे विराट वापस आता हुआ नहीं दिखा। शिनमनीश ने सुझाव दिया कि यूथ स्क्वायर के पास एक नया गुलाब का बगीचा बनाया गया है और यह बहुत सुंदर है, इसलिए दोनों ने इसे देखने जाने का फैसला किया। इस समय तक वो प्रियंका ने तस्वीरें लेना समाप्त कर लिया था। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। शिनमनीश तस्वीरें देखने के लिए दौड़ पड़ी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है प्रियंका, मैं तुम्हारे लिए भी एक ले लेती हूँ। शिनमनीश ने कहा। जरूर। दोनों तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। अचानक कुछ दूरी से 2 और लोग धीरे धीरे चलकर आए। आर्या और ली चुबेन काम के बाद यूथ स्क्वायर आए थे। हाल ही में वे लाया इंटरनेशनल द्वारा आयोजित चेंग चेंग फैशन शो में काफ़ी व्यस्त थे। अब जब सब कुछ तैयार हो चुका था तो वे कुछ ही दिनों में होने वाले फैशन शो का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वे आज यहाँ आराम करने आए हैं। ये सुनकर कि एक नया गुलाब का बगीचा बनाया गया है, उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। वे आखिरकार काम खत्म हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। काली स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहने ली चुवेन ने आलस से अपनी बाहें फैलाईं। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें चेंग चेंग फैशन शो के खत्म होने तक इंतजार करना होगा। मैं भी बहुत थक गई हूँ और यह सब खत्म होने के बाद मुझे आराम करने की सख्त ज़रूरत है। आर्या ने भी कहा, जो औपचारिक पोशाक में थी क्योंकि वह अभी काम से आई थी और अभी भी अपने काम के कपड़ों में थी। वैसे क्या आपने आज टीवी देखा? प्रवासी मजदूरों को उनकी मजदूरी दिलाने में मदद करने वाला वह आदमी बहुत ही शानदार था, लेकिन वह आकृति बहुत जानी पहचानी लग रही थी, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन यह असंभव सा लगता है, मुझे उस जैसे किसी व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए। ली चुवेन ने कहा। वह आकृति, आर्या का शरीर कांप उठा। वह जानती थी, वह एक बार विराट के साथ बिस्तर साझा कर चुकी थी, इसलिए वह उसकी आकृति से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। जब उसने उस दिन पहले टीवी चालू किया तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया और बाद में वीडियो देखने के बाद वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट जैसा व्यक्ति इतना अद्भुत हो सकता है। सच कहें तो वह थोड़ी भावुक हो गई थी। हालांकि वह सुंदर नहीं था, लेकिन वह उत्साही और वीर था। इसके अलावा हाल के समय में विराट के बिना वे मदीना से कैसे निपट सकते थे। हालांकि उसे लगा कि इस जीवन में वह विराट से कभी ज़्यादा संबंध नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसका नाम उसके मंगेतर के नाम से बिल्कुल मेल खाता था।
अपने मंगेतर के बारे में सोचते हुए जिससे वह कभी नहीं मिली थी, आर्या ने अपना सिर हिलाया। आखिर वह अदृश्य मंगेतर कैसा था? वेई, तुम दिवास्वप्न क्यों देख रही हो? क्या आप उस आकृति को पहचानते हैं? आर्या के विचारशील भाव को देखकर ली चुवेन ने पूछा। नहीं, मैं इसे पहचानता ही नहीं। मैं कैसे पहचान सकता हूँ? इसके अलावा तुम तो जानते ही हो कि मैं किन लड़कों के साथ घूमती हूँ। आर्या ने झटपट समझाया। ओह, लीचुवेन ने कहा और अचानक उसकी निगाहें एक पल के लिए घूमी और उसने आर्या के गले में एक लाल धागा देखा। वेई, तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? मुझे देखने दो, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आर्या ने अपनी गर्दन की ओर देखा। वह समझ गई थी कि ली चुवेन किस बात का जिक्र कर रही है और उसने अपने कपड़ों के नीचे से लाल धागा निकाला। यह आधा फीनिक्स रेड पेंडेंट था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपके पास ऐसी चीज़ है, आपने इसे कब खरीदा था? लेकिन ये सिर्फ आधा ही क्यों है? ली चुवेन ने हैरानी से कहा। ये चीज़ मेरे पास काफ़ी समय से है, बस मैंने इसे कभी पहना नहीं। यह मुझे बहुत पहले मेरे दादाजी ने दिया था। मैंने इसे हमेशा संजो कर रखा है और इसे छिपा कर रखा है। मुझे ये हाल ही में मिला और मैंने इसे दोबारा पहनना शुरू कर दिया, आर्या ने बताया। फिर अपने गले में लटके फीनिक्स रेड पेंडेंट के आधे टुकड़े को देखते हुए उसे अपने दादाजी के शब्द याद आए। भविष्य में ये पेंडेंट 2 हिस्सों में बन जाएगा और दूसरे आधे हिस्से का मालिक तुम्हारा पति होगा। और आर्या ने सुना कि उसके होने वाले पति यानी विराट के पास इस फीनिक्स रेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा है। यहीं से विराट के साथ उनकी शादी की व्यवस्था की शुरुआत हुई। तार्किक रूप से उसे बहुत पहले ही विराट से मिल लेना चाहिए था, लेकिन फिर विराट परिवार के साथ कुछ घटित हुआ और विराट ने कसम खाई कि वह कभी विराट परिवार में वापस नहीं लौटेगा, जिसके कारण आर्या भी विराट से नहीं मिली। इसके अलावा उनकी शादी की व्यवस्था की अंतिम समय सीमा 18 वर्ष की आयु थी। उन्हें तब तक शादी कर लेनी थी, लेकिन अब तक वह उससे मिली भी नहीं थी और यह नहीं जानती थी कि वह किस तरह का व्यक्ति है। फिर आर्या ने अपना जेड पेंडेंट छुपा लिया और जैसे ही वह उसे छुपा रही थी, लाल फीनिक्स जेड पेंडेंट अचानक एक तेज रोशनी से चमक उठा जो पल भर में गायब हो गई। चलो उधर जाकर देखते हैं। ली चुवेन बातों से भ्रमित होकर सुनना बंद कर दिया और सुझाव दिया। ठीक है। जैसे ही वे मुड़े, उनकी मुलाकात वो प्रियंका और शिन मनीष से हो गई। राष्ट्रपति, वो प्रियंका ने आर्या को देखते ही पहचान लिया। प्रियंका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्या बेशक वो प्रियंका को जानती थी। मैं अपनी बहन को यहाँ घुमाने ला रहा हूँ। और आप? वो प्रियंका ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम तो बस घूमने आए थे, आर्या ने जवाब दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? वो प्रियंका ने सुझाव दिया। जरूर, जियांग वेई ने सिर हिलाया। 3 महिलाएं मिलकर एक नाटक लिखती हैं और 3 महिलाएं और एक लड़की मिलकर उसे एक पूर्ण धारावाहिक में बदल देती हैं। लड़कियों का आपस में मिलना कभी कभी किसी चमत्कार से कम नहीं होता और आधे घंटे के भीतर ही वे सभी एक दूसरे से परिचित हो गईं। बगीचे के सामने उन्होंने अलग अलग पोज देते हुए सेल्फी ली। क्लिक क्लिक करते हुए कई पल उनके फ़ोन में कैद हो गए। उसके बाद वे चारों पास ही स्थित एक शॉपिंग मॉल में गए जो चौराहे के ठीक बगल में था। उन्हें यह नहीं पता था कि उस समय यूथ स्क्वायर के बाहर कुछ लोग रहस्यमय हरकतें करते हुए सांप की खाल से बने थैले लिए हुए, जिनमें कुछ अज्ञात चीज भरी हुई थी, मॉल में दाखिल हुए। 243, 244, इससे अधिक कुछ नहीं। 243, 244, इससे अधिक कुछ नहीं। यूथ स्क्वायर के आसपास के शॉपिंग मॉल 4 मंजिलों में फैले हुए थे और उनमें काफी चहल पहल थी। इसी समय सांप की खाल से बने थैले लिए हुए लोग अंदर आए और आसपास के वातावरण को देखने लगे। 10 लोगों के एक समूह ने एक दूसरे को देखा और फिर अलग अलग दिशाओं में तितर बितर हो गए, मानो वे कोई बड़ी साजिश रच रहे हों। इसी बीच कहीं और विराट अंततः अपनी मोटरसाइकिल पर यूथ स्क्वायर पहुंचा। सड़क पर उसकी गति लगभग उड़ने जैसी थी। अपनी बाइक पार्क करने के बाद विराट ने ड्रैगन ग्रुप के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। बाई ने कहा था कि वह मुखिया के साथ आएगा और हालांकि विराट मुखिया को नहीं जानता था, लेकिन वह बाई से परिचित था। लेकिन चारों ओर देखने पर बाई कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर में फोन फिर बज उठा। विराट ने तुरंत जवाब दिया। मुखिया, क्या आप पहुंच गए हैं? हम यहीं हैं, यूथ स्क्वायर के आसपास। मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? विराट ने कहा। वास्तव में चीफ, क्या आप यूथ स्क्वायर में फेरिस व्हील ढूंढ सकते हैं? हम इसके नीचे दूसरी कॉफी शॉप में हैं, बाई ने कहा। विराट ने ऊपर देखा और दूर एक विशालकाय फेरिस व्हील दिखाई दिया जो रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था और धीरे धीरे घूम रहा था। उसने फोन काट दिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, नीचे एक कॉफी शॉप थी। इस समय कॉफी शॉप में डेट पर आए जोड़ों और लैपटॉप पर काम कर रहे कुछ लोगों की भीड़ थी। आसपास और कोई नहीं था। विराट ने तुरंत ही बाई और एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को कॉफी की दुकान के अंदर खिड़की के पास बैठे हुए देखा। विराट ने दरवाजा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। विराट को देखते ही बाई ने तुरंत उनका अभिवादन किया। मुखिया। हाँ, विराट ने कहा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी खड़े हो गए और विराट को बिना किसी लापरवाही के देखते हुए बोले, क्या आप ब्लैक ड्रैगन के मुखिया हैं? मैं हूँ, विराट ने कहा। कृपया बैठ जाओ, मैं गोल्डन ड्रैगन हूँ, बुजुर्ग ने कहा। ड्रैगन ग्रुप के भीतर पदानुक्रम सफेद, नीला, बैंगनी, लाल और सुनहरा था। जो आया था वह एक स्वर्णिम ड्रैगन था। इससे विराट का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ड्रैगन ग्रुप ने बंदरों के बारे में जानकारी जुटाई थी तो इसका मतलब था कि यह कोई मामूली मामला नहीं था। बंदर कैसे हैं? विराट ने बेसब्री से पूछा। नेदर ने उन पर घात लगाकर हमला किया, गोल्डन ड्रैगन ने कहा। नीदर, विराट की मुट्ठियां कसकर भींच गईं। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि नेदर क्या था, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का एक संगठन जो उनके संगठन के समान था, लेकिन अक्सर उनके जानलॉन द्वारा पराजित किया जाता था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अब जानलॉन पर घात लगाकर हमला करने का फैसला किया। धत्तेरी की, उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत शायद इसलिए की होगी क्योंकि उन्हें पता था कि वह वहां नहीं है।
क्या आप उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं? मुझे अभी बताओ वे कहाँ हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा, विराट ने कहा। हमने उन्हें मौत के जंगल के अंदर ढूंढ लिया है, गोल्डन ड्रैगन ने कहा। मौत का जंगल। विराट की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह मृत्यु के जंगल से भलीभांति परिचित था, एक ऐसा वनक्षेत्र जो दुनिया भर में कई स्थानों पर पाया जाता है, जहां पेड़ों के अलावा कोई अन्य जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। कुछ लोगों का कहना था कि भूमिगत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण जीवन लुप्त हो गया, जबकि अन्य का दावा था कि मृत्यु वन में किसी प्रकार का भयंकर जानवर रहता है, लेकिन किसी भी तरह से इसमें प्रवेश करने वाले किसी भी इंसान के लिए यह मौत की सजा थी, और बहुत कम लोग ही वहां जाने का साहस करते थे। वे अंदर क्यों हैं? विराट ने गोल्डन ड्रैगन पर दहाड़ते हुए कहा। मिशन। गोल्डन ड्रैगन ने बस इतना कहा। धिक्कार है, ये किस तरह का मिशन है? विराट ने गुस्से में गोल्डन ड्रैगन का कॉलर पकड़ते हुए कहा। उस स्थान पर जाने के लिए किस मिशन की आवश्यकता होगी? एसएसएस श्रेणी के मिशन के बारे में सोचते ही विराट को घबराहट होने लगी। वह वास्तव में जानना चाहता था कि वह मिशन क्या था। कॉलर से जकड़े हुए गोल्डन ड्रैगन हिल नहीं पा रहा था और उसने जल्दी से कहा, ब्लैक ड्रैगन चीफ, कृपया मुझे छोड़ दें, मुझे नहीं पता कि मिशन क्या है, मुझे इसका अधिकार नहीं है। क्या? विराट का चेहरा और भी बिगड़ गया। यहाँ तक कि गोल्डन ड्रैगन को भी अधिकृत नहीं किया गया था। ड्रैगन ग्रुप के पदानुक्रम की बात करें तो सफ़ेद, नीला, बैंगनी, लाल, सुनहरा गोल्डन ड्रैगन सबसे शक्तिशाली ड्रैगनों में से एक था, जो ड्रैगन ग्रुप के पुराने दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर था। लेकिन अब इस गोल्डन ड्रैगन को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यह मिशन किस स्तर का था? यह निश्चित रूप से कोई सामान्य एसएसएस रैंक नहीं है। क्या यह एसएसएस श्रेणी का हो सकता है? उस स्तर का मिशन केवल ड्रैगन ग्रुप के अनुभवी दिग्गजों के अधिकार क्षेत्र में ही आ सकता है। धिक्कार है, उन बूढ़ों को सूचित करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। विराट दहाड़ा। उसे पता लगाना ही था कि मिशन क्या था। अगर यह वाकई कुछ बेहद असामान्य था तो उसे ड्रैगन ग्रुप के बूढ़े लोगों का सामना अभी करना होगा। मुख्य महोदय, कृपया शांत हो जाए। वर्तमान में मैं जियांगहाई के ड्रैगन ग्रुप में सर्वोच्च पद का अधिकारी हूँ। मुझे बस यही आदेश मिला था कि तुम जाकर उन्हें बचाओ, गोल्डन ड्रैगन के बुजुर्ग ने कहा। मुझे अभी वहां ले चलो। विराट ने मांग की। उसे बंदरों को बचाने जाना ही था। अगर वह वहां और देर तक रुकता तो उसका मन बेचैन हो जाता। विराट अपने दिल में उमड़ रहे जुनून को और दबा नहीं सका। अगर वह बंदर और बाघिन उस मौत के जंगल में मर जाते तो वह जीवन भर खुद से नफरत करता रहता। उन्हें 18 वर्ष की आयु में मर जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि दूसरों की मृत्यु भी उनकी तरह हो। हेलीकॉप्टर तुरंत भेजा जाएगा और आपको सीधे वहीं ले जाएगा, गोल्डन ड्रैगन के बुजुर्ग ने कहा। अच्छा, विराट ने सिर हिलाया और मन ही मन दोहराया, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। लेकिन ठीक उसी क्षण एक जोरदार धमाके के साथ दूर स्थित मॉल से एक भीषण विस्फोट की आवाज सुनाई दी, जिससे भयंकर लपटें आसमान छू गईं और मॉल में लगे सभी कांच चकनाचूर हो गए। उसी क्षण कांच की विशाल दीवारें पूरी तरह से ढह गईं और आकाश से कांच के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। मॉल के बाहर मौजूद लोग चीख पुकार और चिल्लाहट की आवाजों के बीच तेजी से भागने लगे। भागो, मॉल में विस्फोट हो रहा है। दौड़ना। पल भर में अफरा तफरी मच गई। ये दृश्य देखकर विराट और गोल्डन ड्रैगन के बुजुर्ग के चेहरे गंभीर हो गए। अगर उनका अनुमान सही था तो इस समय उस मॉल में कोई ना कोई गड़बड़ी कर रहा था। चलो जाकर देखते हैं, विराट ने कहा। जी श्रीमान। हालांकि ड्रैगन ग्रुप एक गुप्त संगठन था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह देश के लिए ही किया। और उस क्षण मॉल के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ आग लगी हुई थी और लोग लपटों के बीच भाग दौड़ कर रहे थे। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। नहीं मैं। मम्मी, आप क्यों गिर गईं? कृपया मुझे उठाओ और भाग जाओ, मुझे डर लग रहा है। जमीन पर गिरी अपनी माँ से लिपटी एक छोटी बच्ची दर्द से रो रही थी। कुछ क्षण पहले उसने केवल आग की लपटों का एक तेज झोंका देखा, फिर उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उस आग की चपेट में आकर खुद को बचा लिया, और अब वह जमीन पर पड़ी है, उसके सातों अंगों से खून बह रहा है। सभी लोग भाग रहे थे, लेकिन उसी क्षण उन्मादपूर्ण हंसी सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पहले अदृश्य रहे सांप की खाल से बने थैले लिए हुए लोग अब आगे आ गए थे, और उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उनके सांप की खाल से बने थैलों की सामग्री को बाहर निकाल लिया गया था और उन्होंने उसे अपने हाथों में पकड़ रखा था। वे बम थे, एक के बाद एक। हालांकि उनमें रोशनी नहीं थी, फिर भी वे बेहद भयावह थे और कई लोग डर के मारे जमीन पर दुबके हुए थे। उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। भीड़ के बीच में आर्य, वो प्रियंका और बाकी 2 लड़कियां जमीन पर कांपते हुए लेटी थीं। वे ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने इससे पहले कभी ऐसा शक्तिशाली दृश्य नहीं देखा था। नीचे लेट जाओ और हिलना मत, ये लोग साधारण नहीं हैं। उस समय सबसे शांत दिख रही आर्या ने बाकी लोगों को आश्वस्त किया। ठीक है। बाकी सबने अपने सिर सिकोड़ लिए और कुछ कहने की हिम्मत न करते हुए आर्या के शब्दों के जवाब में जल्दी से सिर हिलाकर सहमति दी। उस समय आर्या ने दूर खड़े बम लिए हुए लोगों को देखा। उन्होंने बम पर लिखे नंबर को डायल किया, फिर उसे फेंक दिया और तुरंत ही एक जोरदार धमाके के साथ वह फट गया। पहले से सही सलामत खड़ी लिफ्ट के दरवाजे खुल गए, हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं और धातु के टुकड़े बाहर उड़ गए। धातु के टुकड़े उड़कर बाहर आने के बाद कुछ लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे उड़कर आएंगे और सीधे उन पर जा गिरे, जिससे उनके शरीर बुरी तरह से फट गए और क्षत विक्षत हो गए। आसपास के लोग इस भयावह दृश्य को देखकर और भी अधिक भयभीत हो गए और कांपने लगे। कुछ लोग इतने डर गए कि वे चीखने लगे। स्थिति और भी ज्यादा अराजक हो गई। बम पकड़े हुए लोगों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और चीख पुकार के बीच पागलों की तरह हंसते रहे। ये लोग साधारण लोग नहीं थे, इन्होंने लबादे पहन रखे थे और अब अपने चेहरे दिखा रहे थे। इनमें से कोई भी जुबान देश का मूल निवासी नहीं था, लगभग सभी विदेशी थे, जिनमें कोकेशियाई और अफ्रीकी लोग शामिल थे। हालांकि उनमें एक सामान्य विशेषता थी, उन सभी के चेहरों पर सांप के सिर का टैटू बना हुआ था, जो बेहद भयावह प्रतीत होता था।
वे न केवल बम लिए हुए थे बल्कि अपनी पीठ पर राइफल और गैटलिंग सहित हथियार भी ले जा रहे थे। मॉल के अलग अलग हिस्सों में तैनात 10 लोगों ने वॉकी टॉकी के जरिए संवाद किया। इसी समय एक हष्टपुष्ट अफ्रीकी व्यक्ति मॉल की छत पर खड़ा था और दूर से तबाह हुए दृश्य को मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और कहा, बमबारी बंद करो और दूसरों के आने का इंतजार करो। सब कहते हैं कि जुबान देश पापों की भूमि है। हम गला घोंटने वाले सांप इस बात पर विश्वास नहीं करते। यदि हमारे नवजात संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो आइए इसकी शुरुआत जुबान काउंटी से करें। हम यहाँ और अधिक अराजकता फैलाएंगे। हाँ, वॉकी टॉकी से क्रूरता से भरी हंसी की आवाज आई। स्ट्रैंगलर स्नैक्स एक उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय भाड़े का संगठन था जिसे कम नहीं आंका जाना चाहिए था क्योंकि इसके सभी सदस्य बेहद शक्तिशाली थे। हालांकि प्रसिद्धि की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मिशनों पर जाने पर उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इसलिए इन लोगों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका निकाला, एक शक्तिशाली देश को निशाना बनाना। इस जगह को वर्जित भूमि कहा जाता था। इसलिए चूंकि वह एक निषिद्ध भूमि थी, उन्होंने वहां घुसपैठ करने और एक शहर को नष्ट करने, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने और फिर अपना वेतन बढ़ाने का फैसला किया। ये स्ट्रैंगलर स्नैक्स के सरदार की योजना थी। और उसी क्षण छत पर खड़ा काला वस्त्रधारी व्यक्ति शहर के जगमगाते रात्रि दृश्य को देखते हुए जोर से हंस पड़ा, जुबान देश। आखिरकार इसमें कुछ खास बात नहीं है। 244, 245,244, 245 दृश्य क्षण भर के लिए अराजकता में बदल गया। वर्तमान यूथ स्क्वायर केंद्र बिंदु बन गया था। मॉल के अंदर मौजूद लोगों के अलावा बाहर कोई और नहीं था। जैसे जैसे उपद्रव बढ़ता गया, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचने का साहस दिखाया। पुलिस की गाड़ियां लगातार सरसराहट की आवाजें करती हुई मॉल से कुछ ही दूरी पर रुक गईं। जियांगहाई शहर के विभिन्न जिलों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने अपने द्वारा जारी की गई बंदूकों से लैस होकर अपराधियों के खिलाफ एक भीषण लड़ाई लड़ने की तैयारी की और उनमें युद्ध के लिए तैयार होने का भाव झलक रहा था। मॉल की छत पर खड़ा श्वेत व्यक्ति पुलिस को देखकर एक भयंकर मुस्कान के साथ बोला, चलो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। हम हैं गला घोंटने वाले सांप। इस बार हमें सबसे खूंखार अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिकों का संगठन बनना होगा। पुलिस के पहुंचते ही उन्होंने छत पर उस श्वेत व्यक्ति को देख लिया। एक अधिकारी जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने हाथ में मेगाफोन लिए हुए उस श्वेत व्यक्ति की ओर चिल्लाते हुए कहा, तुम अंदर छिपे आतंकवादी, तुम घिरे हुए हो। हम आपसे आत्मसमर्पण करने और व्यर्थ प्रतिरोध में न पड़ने का आग्रह करते हैं। सामने खड़े पुलिसकर्मियों को देखते हुए उस श्वेत व्यक्ति ने केवल ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कार किया। उस श्वेत व्यक्ति की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर पुलिस ने आगे कहा, तुम अंदर मौजूद आतंकवादी, तुम घिरे हुए हो। मैं आपको आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं। लेकिन इस बार, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उन्होंने छत पर खड़े एक अश्वेत व्यक्ति को बोलते हुए पुलिस अधिकारी की ओर निशाना साधते हुए रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए देखा और एक रॉकेट दाग दिया। पुलिस ने ये देखा और तुरंत चिल्लाए, अपनी जान बचाकर भागो। कई पुलिस अधिकारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रॉकेट लॉन्चर से गोली चलते ही वह सीधे पुलिस की गाड़ी से टकराए और तुरंत आग लग गई। पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की, आसमान की ओर गोलियां चलाईं और जब वे नीचे गिरे तो मुड़े तुड़े धातु के टुकड़ों में तब्दील हो गए। कई पुलिस अधिकारी पसीने से तरबतर होने से खुद को रोक नहीं पाए। रॉकेट लॉन्चर प्रतिबंधित हथियार हैं, इन लोगों की मारक क्षमता बहुत अधिक थी। फिर भी उस अश्वेत व्यक्ति ने रुकने का नाम नहीं लिया और पुलिस की गाड़ियों पर बमबारी जारी रखी। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए एक और रॉकेट दागा, जिससे एक अधिकारी आग की लपटों के बीच हवा में उड़ गया और आसपास का इलाका तेजी से आग की चपेट में आ गया। हर तरफ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी और कुछ अधिकारियों को अपनी कारों से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला था कि वे धमाके में मारे गए। ये पहले ही एक असाधारण रूप से भीषण आतंकवादी हमले में बदल चुका था। ये लोग विदेश से आए थे और अब शुवान काउंटी में बेखौफ घूम रहे हैं। हमें बैकअप चाहिए, हमें बैकअप चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर चिल्लाया। उन्हें सहायता लेनी पड़ी। उनकी पुलिस अब इन लोगों का मुकाबला करने में असमर्थ थी। एसडब्ल्यूटी टीम का आना अनिवार्य था और पत्रकार पहले ही वहां पहुंच चुके थे। घटनास्थल की स्थिति का प्रसारण। जियांगहाई के सभी निवासियों ने अपने टेलीविजन चालू कर प्रसारण देखना शुरू कर दिया। यह घटना अत्यंत गंभीर थी। अब हर कोई, चाहे जवान हो या बूढ़ा, टेलीविजन देख रहा था और यह घटना 9/11 के बम विस्फोट से किसी भी तरह से अलग नहीं थी। इतना भयानक, ये तो बहुत बुरा है। मानवता का इतना अभाव कैसे हो सकता है? ये लोग हैं कौन? टेलीविजन के सामने बैठे लोग चिंतित हो गए। सबकी सांसें थमसी गईं। इस समय विराट और बुजुर्ग गोल्डन ड्रैगन भी भीड़ में शामिल थे, जो विस्फोट को होते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। ब्लैक ड्रैगन के सरदार, यह महज एक सामान्य डकैती नहीं होनी चाहिए, यह उन अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों द्वारा की गई साजिश होनी चाहिए। पुलिस पर बमबारी करने वाला वह रॉकेट लॉन्चर इसे साबित करता है, बुजुर्ग गोल्डन ड्रैगन ने कहा। मुझे पता है, मैं इसकी जांच करूंगा, विराट ने कहा। ब्लैक ड्रैगन के प्रमुख, सावधान रहें, उनके हथियार बहुत ही परिष्कृत हैं, बुजुर्ग गोल्डन ड्रैगन ने चेतावनी दी। लेकिन विराट ने उसकी बात नहीं मानी और झट से पृष्ठभूमि में एक परछाई बनकर गायब हो गया। जुबान देश संकट में था, वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। वह तुरंत आगे बढ़ा। जब बाकी सब लोग भाग रहे थे तभी विराट ही विपरीत दिशा में जा रहा था। ये कर्तव्य का मामला था। शुवान देश के निवासी के रूप में जो भी शुवान देश को नाराज करेगा वह उससे कुछ ही आगे होगा और वह उन सभी को खत्म कर देगा। उस समय भी बमबारी जारी रही। साधारण पुलिस वाहन उस रॉकेट लॉन्चर की बमबारी को झेल नहीं सके, वे लगातार फटते रहे। इस प्रकार पुलिस का घेरा और भी अधिक फैलता चला गया। जैसे जैसे अधिकारी लगातार आदेश देता रहा, घेरा और बड़ा होता गया। अब सिर्फ SWAT टीम की ही जरूरत थी।
बेशक ये पुलिस का विचार था, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अगर अब स्वॉट टीम भी आ जाए तो भी इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। ये लोग इतने सीधे साधे नहीं थे। तब तक विराट पुलिस के घेरे की ओर दौड़ चुका था। जब पुलिस ने विराट को आते देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, आगे की स्थिति गंभीर है, इस क्षेत्र को जल्दी से छोड़ दें, यहाँ देर न करें। लेकिन विराट ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मॉल की छत पर खड़े अश्वेत व्यक्ति पर अपनी निगाहें गड़ा दी और उसकी आंखें पल पल और ठंडी होती जा रही थीं। वह आगे बढ़ता रहा। तुम उधर नहीं जा सकते, आगे बहुत खतरा है, उस तरफ जाओगे तो मर जाओगे। इसी क्षण एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बायरिया एक सर्विस पिस्टल लिए हुए उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। बायरिया जल्दी से विराट के पास पहुंचा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे आने वाले लोग बेहद ताकतवर हैं, बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। वहां जाना मौत को दावत देने जैसा है, मत जाओ। बायरिया, जो सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस बलों में से एक थे, घटनास्थल पर तेजी से पहुंच गए थे। जब विराट ने बायरिया को देखा तो उसने सीधे पूछा, लियू किंगयुन कहाँ है? उसे किसी काम से लियू किंगयुन को ढूंढना था। अंदर मौजूद उन लोगों को खत्म करने के लिए वह अकेले ये काम नहीं कर सकता था, उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से समन्वय करने के लिए किसी की जरूरत थी। बायरिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट निर्देशक लियू से क्या चाहता है। वह कहाँ है? विराट ने पूछा। वहाँ। बायरिया ने एक दिशा की ओर इशारा किया। मैं वहाँ जा रहा हूँ, विराट ने कहा। बायरिया ने सिर हिलाया और विराट को ऐसे देखा जैसे वह कोई दूसरा ही व्यक्ति बन गया हो। क्या यह उसका भ्रम था? लेकिन अगले ही पल विराट चिल्लाया, सावधान रहो, ये कार उस व्यक्ति का अगला निशाना होगी। फिर उसने बायरिया को पकड़ा और उसे पुलिसकर्मियों के पास से खींचकर दूर ले गया। बायरिया के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था और पुलिस ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पुलिस से दूर खींच लिया। इसके अलावा उनके बगल में तैनात पुलिसकर्मी पहले से ही बम धमाकों से भयभीत थे और विराट की बातें सुनकर वे तुरंत छिप गए। ठीक अगले ही पल आसमान से एक विशाल रॉकेट मिसाइल नीचे की ओर आती हुई दिखाई दी। ये ठीक उसी जगह पर गिरा जहां बायरिया कुछ देर पहले पुलिस के साथ खड़ी थी। तुरंत ही एक भीषण विस्फोट की लहर उठी, जिससे पुलिस अधिकारी हवा में उछल गया और अंत में वापस नीचे गिर गया। उस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए, विशेषकर वे पुलिस अधिकारी जो कुछ क्षण पहले उस अधिकारी के आसपास खड़े थे, अब खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि वे बच गए। अगर वे अब भी वहां होते तो शायद वे मलबे के अलावा कुछ भी नहीं रह गए होते। उन्होंने अपना सिर घुमाकर उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जिसने उन्हें बचाया था, लेकिन पाया कि वह बहुत पहले ही गायब हो चुका था। कहाँ है वह? कहाँ है वह? विस्फोट को देखकर बायरिया का दिल कांप रहा था। उसे संभलने में काफी समय लगा। जब उसने विराट को धन्यवाद देने के बारे में सोचा तो उसने पाया कि वह जा चुका था। इस समय तक विराट लियू किंगयुन के पास पहुंच चुका था। विराट को देखते ही लियू किंगयुन ने बिना देर किए पूछा, राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ, विराट ने कहा। जो आप कहें, युवराज, लियू किंगयुन ने उत्तर दिया। इसके बाद विराट ने लियू किंगयुन को अपनी योजना समझाई। मुख्यतः विराट ने लियू किंगयुन को पुलिस की गाड़ियों को पहले निकलने का आदेश देने के लिए कहा, क्योंकि अंदर बैठे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल था। वहां रहने से वे आसानी से शिकार बन जाएंगे। उन्होंने लियू किंगयुन के साथ युद्ध योजना भी साझा की। ये सुनकर लियू किंगयुन ने सिर हिलाया और तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के एक बड़े समूह ने पुलिस की गाड़ी को 10 मीटर दूर तक ले जाकर खड़ा कर दिया। स्ट्रैंगल स्नैक गिरोह का सरगना छत से ये दृश्य देख रहा था। दूर खड़े पुलिसकर्मियों को देखकर उसके चेहरे पर दुष्टतापूर्ण हंसी थी और वह चिल्लाया, ये सब कचरे के ढेर हैं, जुबान देश के लोग सब कचरे हैं। उसके शब्द हर पुलिस अधिकारी के कानों तक पहुंचे और तुरंत ही उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह अपराधी सचमुच बहुत ही अहंकारी था। विराट ने भी स्ट्रैंगल स्नैक गिरोह के सरगना के शब्द सुने और उसी क्षण उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। वह इस आदमी को जाने नहीं देगा। फिर वह मुड़ा और मॉल के अंदर की ओर चल पड़ा। ये देखकर लियू किंगयुन तुरंत घबरा गई और बोली, राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो युद्ध योजना बताई थी उसे याद रखना और हेलीकॉप्टर मत भेजना। विराट शांत भाव से बोलते हुए चलता रहा। लियू किंगयुन ने युवराज को रोकने की कोशिश जारी नहीं रखी, क्योंकि युवराज ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें सामान्य बुद्धि से समझा जा सके। उस समय मॉल के अंदर आग की लपटें शांत हो चुकी थीं और कई दुकानें सीधे तौर पर जलकर खाक हो गई थीं। उन दुकानों के मालिकों को बंधक बना लिया गया था। अब वे केंद्रीय चौक की पहली मंजिल पर अवैध रूप से रह रहे थे। उनके आसपास 3 लोग इन बंधकों पर नजर रख रहे थे। उस क्षण एक एक करके उन्होंने बंधकों को देखते हुए अपने चेहरों पर ठंडी मुस्कान लिए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी चुप रहेंगे। ज्यादा शोर मत करो, वरना मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। बेशक आपको बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जाने के बाद आप सभी वैसे भी मारे जाएंगे। वक्ता स्ट्रैंगल स्नैक की एक श्वेत महिला सदस्य थी, जो उस समय बेतहाशा हंस रही थी और अपने सामने मौजूद लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी। भीड़ में मौजूद एक बंधक ने यह सुना और डरकर चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन उस श्वेत महिला ने सीधे चाकू फेंका, एक उड़ता हुआ चाकू जिसने भाग रहे व्यक्ति को तुरंत मार डाला। फिर उस श्वेत महिला ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा। उसकी आंखों में मोहक भाव झलक रहा था। अगर तुम में से कोई और भागने की कोशिश करे तो उसका भी वही हाल होगा जो उस व्यक्ति का हुआ है, इसलिए बचे हुए समय का आनंद लो। हा। उस समय आर्या और 3 अन्य लोग भीड़ के बीच बैठे हुए थे। उनके चेहरे बेहद गंभीर दिख रहे थे। हम क्या करें, हम क्या करें? ली चुवेन ने बुदबुदाते हुए कहा। घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, आर्या ने दिलासा देते हुए कहा। पुलिस हमारी रक्षा जरूर करेगी। हाँ, बाकी तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। तभी आर्या के गले में लटका हुआ फीनिक्स जेड पेंडेंट अचानक हिल गया। आर्या चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेड पेंडेंट के साथ क्या हो रहा है।
इतने सालों में ये कभी हिला ही नहीं। उसी समय विराट चुपचाप मॉल में दाखिल हुआ और उसकी छाती पर लगा ड्रैगन जेड भी हिलने लगा। कृपया पुरस्कृत करें, अनुशंसा करें। 246 ड्रैगन ब्लेड, 245 246 ड्रैगन ब्लेड। प्राचीन काल से ड्रैगन और फीनिक्स शुभ प्राणी माने जाते हैं जो आशीर्वाद और सौभाग्य के प्रतीक हैं। इसी क्षण विराट का ड्रैगन जेड पेंडेंट अचानक कांपने लगा। उसने तुरंत उसे पकड़कर देखा, लेकिन कंपन क्षणिक ही था और जल्द ही वह अनुभूति गायब हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? विराट चौंक गया। जब से उसे वह पेंडेंट मिला था उसने इसे कभी इस तरह प्रतिक्रिया करते नहीं देखा था। क्या हो रहा था? जब विराट ने देखा कि पेंडेंट पर गतिविधि बंद हो गई है तो उसने उसे देखना बंद कर दिया। आखिरकार वह पेंडेंट कोई साधारण वस्तु नहीं थी और कभी कभार उसका प्रतिक्रिया देना सामान्य बात थी। अब उसे बंधकों को छुड़ाना था और फिर इन सभी लोगों को पकड़ना था। जिस जगह विराट दाखिल हुआ वह एक ऐसा कोना था जहां बहुत कम लोग बचे थे। मॉल को देखने पर पता चला कि जिन दीवारों को उड़ा देना चाहिए था वे सभी खुली हुई थीं और हर जगह चिंगारियां बिखरी हुई थीं। वह सावधानी से अंदर चला गया और अन्य लोगों को खोजने लगा। अपराधी निश्चित रूप से एक संगठन होंगे, न कि अकेले काम करने वाले व्यक्ति, और उन सभी के पास दुर्जय हथियार थे, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। वह भी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे आगे से आवाजें सुनाई दीं। विराट धीरे धीरे आगे बढ़ा और जल्द ही उसे दूर से बंधकों और उनके गार्डों की निगरानी करते हुए लोग दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बंधकों के समूह पर पड़ी, विराट के चेहरे के भाव बदल गए। उसने भीड़ के बीच आर्या और 3 अन्य लोगों को देखा। वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? विराट ने भौहें चढ़ाकर पूछा। समस्या अब और भी अधिक जटिल हो गई थी। अब विराट को सभी बंधकों को छुड़ाना था, लेकिन जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। उसे एक संपूर्ण रणनीति के बारे में सोचना था। इसके बाद विराट ने मॉल के अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। उसने देखा कि कुछ अपराधी अन्य क्षेत्रों में खड़े थे। पहली मंजिल पर मौजूद 3 और छत पर मौजूद 1 को मिलाकर कुल 7 हो गए। संभवतः अभी भी उन सभी का पता नहीं चल पाया था। ऐसा लग रहा था कि उसे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये विरोधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात थे। विराट उन्हें एक ही झटके में खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी गलती बंधकों की मौत का कारण बन सकती थी। इसी बीच आर्या और अन्य लोग भी भागने की कोशिश कर रहे थे। चारों लड़कियां तुरंत शांत हो गईं। वे जानते थे कि उनके आसपास के लोग उन्हें मार डालेंगे, इसलिए अब वे केवल खुद पर ही निर्भर रह सकते थे। वेन, बाद में मेरे पीछे आना। मेरे अनुमान के अनुसार यहाँ इतनी बड़ी घटना होने पर पुलिस चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। हम इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग जाएंगे। और जियाओ, तुम जियातों को ले लो। याद रखें, शांत रहें। अगर तुम इस अफरा तफरी के बीच अपना संयम खो बैठे तो हम सचमुच बर्बाद हो जाएंगे। आर्या ने इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया था, इसलिए वह बाकी सभी की तुलना में कहीं अधिक शांत थी। अन्य तीनों ने आर्या की बातों पर सहमति में सिर हिलाया। उसी क्षण फुसफुसाहट सुनकर श्वेत महिला गार्ड चिल्लाई, कौन बात कर रहा है? चुप रहो, वरना मैं तुम सबको अभी मार डालूंगा। फिर उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू प्रकट हुआ। जमीन पर बैठे बंधक भय से पीछे हट गए। इन निर्दयी लोगों का सामना करते हुए वे भयभीत थे। वे क्या वे हमारे बारे में बात कर रहे हैं? ली चुवेन ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, घबराओ मत, वे हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आर्या ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि वह भी इस समय घबराई हुई थी। अचानक उसी क्षण मॉल के भीतर से एक चीख सुनाई दी। अचानक ही सबका ध्यान भटक गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग अचेत हो गए। बंधकों की रखवाली कर रहे तीनों पृथ्वी सर्पों ने दूर से आती हुई आवाज सुनी और ठंडे भाव से कहा, लगता है हम किसी को चूक गए। मैं जाकर देखूंगा, उन हटे कट्टे आदमियों में से एक ने कहा। ठीक है, इन कचरे की रखवाली करना हमारा काम है, उस श्वेत महिला ने कहा। बोलने के बाद वह विशालकाय व्यक्ति गहराई की ओर चल पड़ा। शोर मचाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से विराट था, जिसे एक एक करके बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। इसलिए उसने जानबूझकर चिल्लाया ताकि वह बदमाशों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब उसने उस विशालकाय व्यक्ति को आते देखा तो उसे पता चल गया कि वह सफल हो गया है। उसी क्षण वह विशालकाय व्यक्ति गहराई में पहुंचा और विराट को ढूंढने लगा। चलो प्यारी, छिपने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी बाहर आ जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम छिपते रहे और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उसके हाथ में एक खंजर था और विराट सीढ़ियों के किनारे छिप गया। उसकी पीठ सीढ़ियों से लगी हुई थी, उसके कान खड़े थे। वह ये देख रहा था कि वह बड़ा आदमी उसके कितने करीब आ रहा है। हालांकि उसने लंबे समय से लड़ाई नहीं की थी, विराट थोड़ा उत्साहित था। वह गिरोह को बचाने वाला था और ये तो बस एक वार्म अप था। अचानक विराट ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह विशालकाय व्यक्ति अब बहुत करीब आ गया है। जी हाँ, मुकाबला बेहद करीबी था। वह विशालकाय व्यक्ति उस सीढ़ी से कुछ ही मीटर की दूरी पर था जहां विराट छिपा हुआ था। उस विशालकाय व्यक्ति को भी एक दबाव का आभास हुआ और उसे लगा कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि वह तो बस एक साधारण व्यक्ति की तलाश कर रहा था और इतना तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाहर आओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उस बड़े आदमी ने आगे कहा। लेकिन इस बार उसके बोलने से पहले ही विराट हिल गया। बंदर की तरह फुर्तीला, उसने अपने हाथ में एक कांच का ब्लेड पकड़ रखा था, जिसे उसने अंदर आते ही जमीन से उठा लिया था और वह उसे चाकू की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। हालांकि उसकी ड्रैगन ब्लेड उसके पास नहीं थी, लेकिन ये भी काफी होगा। पलक झपकते ही विराट ने तेजी से आगे बढ़कर अपने हाथ में मौजूद कांच के ब्लेड से सीधे उस विशालकाय व्यक्ति की कैरोटिड धमनी पर प्रहार किया। चाकू से हत्या करना ऐसी चीज थी जिससे विराट बहुत अच्छी तरह परिचित था। उन्हें मानव शरीर की नाड़ियों की गहरी समझ थी और वे कभी कोई गलती नहीं करते थे। उस विशालकाय व्यक्ति को अचानक किसी के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी।
वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसके मुंह से केवल एक चीख निकली, आह। एक पल में ही उसने अपनी आंखों के सामने खून बहते देखा और खून का स्रोत उसकी अपनी गर्दन थी। ठंडी रोशनी की एक चमक गुजरी और उस पल भर में कैरोटिड धमनी कट गई। हृदय और कैरोटिड धमनी आपस में जुड़ी हुई थी और उस क्षण वह बोल भी नहीं पा रहा था। वह केवल अपनी आंखों के कोने से सामने वाले व्यक्ति को देख रहा था क्योंकि उसके पैर धीरे धीरे जवाब दे रहे थे और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ छिपा होगा। लेकिन नवागंतुक का चेहरा देखते ही उस विशालकाय व्यक्ति की पुतलियां नाटकीय रूप से फैल गईं और उसके मन में पश्चाताप की लहर दौड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिकों के बाजार में एक कहावत प्रचलित थी, जुबान देश भाड़े के सैनिकों के लिए निषिद्ध भूमि है। हालांकि बाद में इस कहावत में एक और पंक्ति जोड़ दी गई, झानलॉन जल्लाद की वह तलवार है जो सभी दुष्टों का नाश कर देती है। और झानलॉन का नेता कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस समय उस विशालकाय व्यक्ति की धमनी से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था और जल्द ही जमीन पर खून फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। कभी एक मजबूत व्यक्तित्व वाला वह व्यक्ति अब पीला और शक्तिहीन पड़ा था। मृत्यु के समय भी उनके शिष्य खेद से भरे हुए थे। हालांकि विराट ने उस विशालकाय व्यक्ति के शव की ओर एक नज़र भी नहीं डाली बल्कि पास ही मौजूद बंधकों को देखता रहा। अभी 2 और बाकी हैं, इन दोनों से निपटो और बंधकों को छुड़ा लिया जाएगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे लोग उसे पहचान ना पाएं। इसी बीच बंधकों की रखवाली कर रही श्वेत महिला ने देखा कि वह बड़ा आदमी बहुत देर से गायब था। इतना लंबा समय बीत गया था और वह वापस नहीं लौटा था। धिक्कार है, अब अर्थस्नैक क्या करने जा रहा है? गोरी महिला ने गुस्से में कहा। अर्थस्नैक उस दिवंगत विशालकाय व्यक्ति का उपनाम था। पता नहीं, शायद उसका सामना किसी जुबान देश की महिला से हो गया हो और वह अपनी हवस भरी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाया हो। बाकी तो आप जानते ही हैं। एक अन्य अश्वेत व्यक्ति ने हंसते हुए मजाक किया। फिर उनकी नज़र बंधकों पर पड़ी और आर्या और अन्य लोगों पर आकर रुकी और उन्होंने उदास भाव से टिप्पणी की, मानना पड़ेगा ये शुवान देश की महिलाएं काफ़ी आकर्षक हैं। उसकी निगाहें स्पष्ट रूप से कामुक थीं। आर्या और अन्य लोग ये दृश्य देखकर कांप उठे। देखो वो आदमी किस तरह घूर रहा है, ली चुवेन ने कहा। नहीं, बस उनकी तरफ मत देखो, भीड़ में छिपने की कोशिश करो ताकि वे हमें देख न सकें। आर्या ने कहा। बिल्कुल, बाकी तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। वैसे आप तीनों में से कौन फोन पर सबसे तेज टाइप करता है? आर्या ने पूछा। अब उन्हें खुद को बचाने का समय आ गया था। उन्हें बाहर मौजूद पुलिस को यहाँ की स्थिति के बारे में सूचित करना पड़ा। मैं कर सकती हूँ, शिनमनीश ने कहा। बहुत बढ़िया, हम तीनों आपकी सुरक्षा करेंगे। फोटो खींचकर पुलिस को भेज दें। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बचाने आ रहा है। हमें अंदर से काम करते हुए बाहर के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। हमारी रक्षा करने वाले लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हम अभी कार्रवाई कर सकते हैं, आर्या ने समझाया। ठीक है, फिर आर्य, ली चुवेन और वो प्रियंका ने शिनमनीश को बचाने की पूरी कोशिश की क्योंकि वह कांपते हाथों से सावधानीपूर्वक अपना फ़ोन निकालकर तस्वीरें ले रही थी। वह उन तीनों से घिरी हुई थी और तस्वीरें लेने लगी। क्लिक क्लिक। वह श्वेत व्यक्ति और श्वेत महिला आपस में बातें कर रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। लगभग 3 मिनट बाद शिनमनीश ने 3 या 4 तस्वीरें ले ली थीं। जियांग वेईवेई ने एक नज़र डाली और अपनी आंखों से शिनमनीश को इशारा किया, तस्वीरें भेजने का समय आ गया था। शिनमनीश ने सिर हिलाया और पुलिस हॉटलाइन पर तस्वीरें भेजने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी उसका फ़ोन बज उठा। परिचित संगीत बजने लगा और उसने स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखी। माँ, ये शिनमनीश की माँ का फ़ोन था। आज के 3 यहीं समाप्त होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि इनाम था इसलिए और का वादा पूरा किया गया है। मैं नियमों को स्पष्ट कर दूं, यदि पाठकों द्वारा दान किए गए बुक कॉइन्स की कुल संख्या एक दिन में 500 तक पहुंच जाती है तो एक अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। 1000 सिक्कों के बदले 2 अतिरिक्त इत्यादि। ये किसी एक व्यक्ति के दान की बात नहीं है, बल्कि आज से शुरू होकर सभी पाठकों द्वारा किए गए संचयी दान की बात है। आइए दानदाताओं की सूची यहाँ प्रकाशित करें। कोर के 700 किडियन कॉइन्स के छोटे से फ्लायर, स्मॉल मो के 588 बुक कॉइन्स के आधिकारिक प्रमाणन और हैंगबाओ के 100 बुक कॉइन्स के दान के लिए धन्यवाद। 246, 247 मैं जुबान देश का एक व्यक्ति हूँ, अतिरिक्त एक 246 रेशियो 247 मैं जुबान देश का एक व्यक्ति हूँ, अतिरिक्त एक। उसी क्षण फोन की घंटी बजी जिससे उस क्षेत्र में छाई शांति भंग हो गई। आर्या और उनकी तीनों साथी स्पष्ट रूप से परेशान दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि हालात वाकई बहुत खराब होने वाले हैं। जैसा कि उम्मीद थी, बात कर रही एक श्वेत महिला और एक अश्वेत पुरुष ने रिंगटोन सुनी। उनके चेहरे तुरंत बिगड़ गए और उनकी निगाहें आर्या और उसके समूह पर टिक गईं। वह श्वेत व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा, शिनमनीश के सामने ही उसका फ़ोन छीन लिया, चारों पर नज़र डाली और फिर फ़ोन में मौजूद संपर्क जानकारी देखी। आर्या और उनके साथियों ने अपने पैरों में कमजोरी महसूस की और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके सामने ही उस अश्वेत व्यक्ति ने फ़ोन का जवाब दिया। अचानक मनीष के फ़ोन से आंटी शिन की आवाज़ सुनाई दी। मनीष, तुम कब वापस आ रहे हो? बहुत देर हो गई है, बहन प्रियंका को लेकर जल्दी वापस आना। मनीष, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मनीष, तुम इस समय कहाँ हो? फ़ोन उठाते समय वह श्वेत व्यक्ति लगातार हंस रहा था। हेलो मनीष, यहाँ एक पुरुष की आवाज़ क्यों आ रही है? मैंने टीवी पर देखा कि कहीं आतंकवादी हमला हुआ है, सावधान रहें। माँ, शिनमनीश से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्ला उठी। जियातोंग, तुम ठीक हो ना? एक ठंडी हंसी के साथ उस काले आदमी ने शिनमनीश का फ़ोन जमीन पर फेंक दिया और उस पर पैर रखकर उसे तुरंत चूर चूर कर दिया। फिर जियांग वेईवेई और उसके साथियों को देखते हुए उसने कहा, ठीक है, पुलिस को बुलाने की सोच रहे हो, है ना? हाँ, पुलिस तो अब खुद को भी मुश्किल से बचा पाती है, चाहे तुम जोर जोर से चिल्ला भी लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हाँ, एक जोरदार हंसी गूंज उठी।
ली चुवेन, वुपियनका और शिन मनीष तीनों डर के मारे चीख पड़ी, जबकि आर्या अपेक्षाकृत शांत रहीं और तीनों के सामने खड़ी होकर उस काले आदमी को घूरते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? यह जुबान देश है, कोई न कोई हमें बचाने जरूर आएगा। सुंदर महिला, आपको इतना यकीन क्यों है? उस अश्वेत व्यक्ति ने कहा। दफा हो जाओ, आर्या ने गुस्से से कहा। अब उसे सख्त बनना होगा। ये लोग स्पष्ट रूप से साधारण अपराधी नहीं थे, अगर वह पीछे हट जाती तो वे सब कत्लखाने में भीड़ की तरह मारे जाते। सच में, उस अश्वेत व्यक्ति ने एक पल के लिए रुककर कहा, बुरा नहीं, मुझे ये जोशीला स्वभाव पसंद आया। मुझे इन्हें मारने दो, ये महिलाएं कितनी खूबसूरत हैं, मुझे तो उनसे जलन हो रही है। मैं पहले उनके चेहरे बिगाड़ दूंगी, फिर सैकड़ों आदमियों को उन पर हमला करने दूंगी और अंत में उन्हें मार डालूंगी। उस श्वेत महिला ने अपनी भयावह कटार को चाटते हुए विषैली आवाज में कहा। इस बार तो आर्या भी संयम नहीं रख पाई। एक महिला के लिए उसकी सुंदरता और उसका सम्मान अनमोल होता है। इस समय वे चारों धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। डरो मत, कोई न कोई हमें बचाने जरूर आएगा। आर्या ने अपने पीछे खड़े तीनों को दिलासा दिया, लेकिन खुद उसे भी अपने शब्दों पर यकीन नहीं था। उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा था। लेकिन तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, उन्हें जाने दो, मुझ पर हमला करो। जब आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। वे देखने के लिए मुड़े और सामने खंडहरों से एक आकृति को उभरते हुए देखा, जिसका चेहरा कपड़े की पट्टियों से ढका हुआ था। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि विराट था। वह पास में ही बंधकों को बचाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावरों को आर्या और अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी देते देख वह अब और चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए वह वहां प्रकट हुआ। हालांकि विराट अपना चेहरा नहीं दिखा सका। झानलॉन के प्रमुख ड्रैगन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। भले ही किसी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से न देखा हो, लेकिन उनकी तस्वीर तो उन्होंने अवश्य ही देखी होगी। इसलिए विराट को कपड़े की पट्टियों से अपना चेहरा ढकना पड़ा। अगर इन लोगों ने उसे पहचान लिया होता तो वे निश्चित रूप से बंधकों का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करते। इसलिए उसने अपना चेहरा ढक लिया। आर्या और उसके साथियों ने मुड़कर देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह विराट है, क्योंकि उसने अपने सामान्य कपड़े पहने हुए थे, जो उसके पास एकमात्र कपड़ा था, और उसके शरीर को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं था। यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? आर्या ने चिंता से सोचा। इस स्थिति में बाहर आना मौत को गले लगाने जैसा है। क्या यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ली चुवेन स्तब्ध रह गया, फिर भी कुछ हद तक भावुक भी हुआ। वो प्रियंका और शिन मनीष लगभग रोने वाली थीं। वे देख सकते थे कि विराट उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उस काले आदमी और गोरी महिला ने विराट की तरफ देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। अगर उन्हें पता होता कि यह आदमी ड्रैगन का नेता है तो शायद अब तक वे एक फौर भी निकालने की हिम्मत नहीं करते। उनकी पहचान से अनजान वे जोर से हंस पड़े। अहंकारी मूर्ख, श्वेत महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड का समय देती हूँ। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा और जीने की इजाजत दे दूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर प्रकट हुआ और उसी समय उसने विराट पर निशाना साधा। 3, 2, 1, समय समाप्त हो गया, उस श्वेत महिला ने ठंडे स्वर में कहा, और तुरंत ही खंजर उसके हाथ से छूट गया। खंजर हवा में तेजी से उड़ गया, लेकिन जैसे ही वह विराट तक पहुंचा, उसकी कांच की तलवार ने उसे घुमा दिया और अचानक खंजर दूसरी दिशा में उड़ गया। उस श्वेत महिला को लगा था कि विराट मर जाएगा, और अचानक ये दृश्य देखकर उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। आप कौन हैं? तुम्हारा हत्यारा, विराट ने कहा। हाँ, कोई जुबान देश का आदमी हम गला घोंटने वाले सांपों के सदस्यों से इस तरह बात कर रहा है? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। गोरी महिला ने कहा। क्या वे सांपों का गला घोंट रहे हैं? विराट ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये नाम मैं याद रखूंगा। जब मुझे समय मिलेगा मैं इसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। बकवास, अश्वेत व्यक्ति खुद को और रोक नहीं सका। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अचानक वह श्वेत व्यक्ति विराट की ओर दौड़ा और एक धुंधली आकृति में तब्दील हो गया। भाड़े के सैनिकों के रूप में उनकी शारीरिक क्षमताएं सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक थीं। इसी क्षण उस अश्वेत व्यक्ति ने विराट की ओर एक जोरदार लात मारी, एक ऐसी शक्तिशाली लात जिसका वजन 100 पाउंड प्रतीत होता था, और यदि वह किसी व्यक्ति को लगती तो निश्चित रूप से घातक होती। मरना। आर्या और अन्य लोग चिल्लाकर बोले, सावधान रहो। किसी को उन्हें बचाने आते देख कई बंधकों में उम्मीद जगी, लेकिन इस दृश्य को देखकर वे सिहर उठे। इस बार शायद वे सब मरने वाले थे। उस अश्वेत व्यक्ति का पैर विराट से टकराने ही वाला था। तुम इसके लायक नहीं हो, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल वह हिल गया। उसने तुलना नहीं की, बल्कि उतनी ही उग्रता से सीधे उस अश्वेत व्यक्ति की ओर लात मारी। स्ट्रैंगलिंग सर्पेंट्स में मुझे आयरन लेग के नाम से जाना जाता है। पैरों की ताकत में तुम मुझसे कहीं आगे हो। उस अश्वेत व्यक्ति ने भयंकर मुस्कान दी, लेकिन जैसे ही उनके पैर आपस में टकराए, तुरंत ही उस अश्वेत व्यक्ति का चेहरा बिगड़ गया। पल भर में उस विशालकाय व्यक्ति का चेहरा, जो मूल रूप से काला था, अब दम घुटने से लाल हो गया। अचानक एक चटकने की आवाज सुनाई दी। आह, लोहे की टांग, विराट ने काले आदमी की टांग पर जोर से लात मारते हुए कहा। देखते ही देखते उस अश्वेत व्यक्ति के पैर पर लात मारी गई और वह टूट गया। जैसे ही वह अश्वेत व्यक्ति उछलकर दीवार से टकराया, चीख सुनाई दी और अंततः वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य सभी के लिए अप्रत्याशित था। पता चला कि वह हट्टा कट्टा अश्वेत व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से कमजोर था। बंधकों को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। सभी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। इसी बीच आर्या और उनके साथियों के तनावपूर्ण चेहरे आखिरकार शांत हो गए। उन्होंने हाथों को आपस में कसकर पकड़ लिया और घबराहट से सभी पसीने से तरबतर हो गए। वह श्वेत महिला अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध दिखाई दी। आप कौन हैं? मैं तो बस जुबान देश का एक साधारण आदमी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विराट तेजी से आगे बढ़ा। जिस तरह से उसने अश्वेत व्यक्ति को मारा था, उससे श्वेत महिला सतर्क हो गई थी और वह जानती थी कि उसे भी उसे मार गिराना होगा।
इनाम के तौर पर QQ रीडिंग या कीडियन चीनी वेबसाइट ऐप डाउनलोड करें, दोनों में से कोई भी चलेगा। यह एक अतिरिक्त है और अभी एक और बाकी है। 247, 248, मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा। अतिरिक्त 247, 248, मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा। अतिरिक्त 2, विराट के पास अब इस श्वेत महिला को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा अंतहीन मुसीबतें होंगी। अगर उसने इस श्वेत महिला को बंधक बनाने की अनुमति दी तो हालात बेहद भयावह हो जाएंगे। इसके अलावा गोरी महिला पहले ही बंधक की ओर दौड़ना शुरू कर चुकी थी। उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया था। उसने पास ही खड़े व्यक्ति से एक खतरनाक आभा निकलती हुई महसूस की थी, एक अत्यंत खतरनाक आभा। इसलिए वह श्वेत महिला बहुत घबराई हुई थी। वह जीवित रहना चाहती थी और इस समय उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, बंधक पर नियंत्रण हासिल करना। इस व्यक्ति का अचानक प्रकट होना इस बात का संकेत देता है कि वह जुवान काउंटी से था, संभवतः जुवान काउंटी पुलिस बल का सदस्य था। जब तक वह अब किसी को बंधक बनाए रखती है तब तक ये व्यक्ति दोबारा कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सफ़ेद कपड़े पहनी महिला ने इधर उधर देखा और तुरंत आर्या और अन्य लोगों को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम वहाँ इधर आओ। उससे पहले शिन मनीष थी जिसने सफ़ेद महिला को पास आते देख चीखना शुरू कर दिया था। चिल्लाओ मत, मुझे जाने दो। आर्या ने शिन मनीष को अपनी बाहों में उठाया और सफ़ेद महिला की ओर मुंह करके उसे अपने पीछे बिठा लिया। तुम इधर आओ। उस श्वेत महिला ने आर्या को पकड़ते हुए और चाकू उसकी गर्दन पर दबाते हुए मांग की। श्वेत लोग आमतौर पर एशियाई लोगों की तुलना में अधिक लंबे होते थे। आर्या को पकड़ने के बाद गोरी महिला आखिरकार थोड़ी राहत महसूस करने लगी। उसने दूर से विराट को देखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था। हाँ, मेरे हाथों में एक बंधक है, तुम मेरा क्या कर सकते हो। तलवार की धार आर्या की गर्दन को हल्के से छूकर निकल गई। आर्या को ऐसी स्थिति में देखकर शिन मनीष और अन्य लोग और भी चिंतित हो गए। बहन जियांग, वेई, ली चुवेन का दिल जोर से धड़कने लगा। और उस समय आर्या को पकड़े हुए श्वेत महिला को देखकर विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अब स्थिति गंभीर हो गई थी क्योंकि आर्या को पकड़ लिया गया था। विराट कुछ नहीं बोला, वह रणनीति के बारे में सोच रहा था। लेकिन श्वेत महिला और भी उग्र हो गई। जुवान देश के लोगों, तुम भले ही शक्तिशाली हो लेकिन अब आओ और मुझे मार डालो। विराट अपनी जगह से नहीं हिला, उसे कोई रणनीति ढूंढनी ही थी। इसी बीच आर्या विराट को देखते हुए बेहद चिंतित थी। बचपन से लेकर वयस्कता तक उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। वह लगातार खुद को समझाती रही कि घबराओ मत, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कता रहा। लेकिन वह अभी मरना नहीं चाहती थी। वह सचमुच मरना नहीं चाहती थी। सफ़ेद महिला ने विराट को गतिहीन देखकर और भी अधिक दुस्साहसी होकर कहा, अरे कमीने, आकर मुझे मार डालो। तुम जुवान देश के लोग, तुम सब निकम्मे हो, निकम्मे। हाँ, क्या यह नहीं कहा गया था कि जुवान देश एक निषिद्ध भूमि है? तो क्या हुआ अगर हम, यानी ग्लास ब्लेड, घुसपैठ कर गए? हाँ, देखकर तो लगता है कि आप जुवान काउंटी के कोई विशेष पुलिस अधिकारी होंगे। मैं आपको बता दूं, इस बार हम जुवान देश में अराजकता फैलाने आए हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ग्लास ब्लेड के अस्तित्व को जाने, ताकि हमारा नाम सुनते ही पूरी दुनिया कांप उठे। सफ़ेद महिला जोर से हंस पड़ी। हमारा हेलीकॉप्टर जल्द ही आ जाएगा और उसके आते ही हम आसानी से निकल सकेंगे। क्या आप हमें पकड़ने की सोच रहे हैं? हे, सिर्फ तुम्हारे साथ सपने देखते रहो। गोरी महिला ने बेतहाशा शेखी बघारी। एक हेलीकॉप्टर। विराट तनावग्रस्त हो गया। उसके मन में यह बात बैठ गई कि इस बार इन लोगों को मरना ही होगा। इन्हें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने दिया जा सकता, इसलिए उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अब आर्या को बंधक बना लिया गया था और उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। आसपास मौजूद सभी लोग जो ये दृश्य देख रहे थे तनाव में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ली चुवेन और बाकी सभी लोग आर्या को लेकर चिंतित थे। क्या करें? विराट के दिमाग में ये सवाल तेजी से उठने लगे। इससे पहले जब उसे किसी को मारना पड़ता था तो वह कभी इस तरह नहीं हिचकिचाता था। आर्या को मरते हुए देखना विराट के लिए असहनीय था। लेकिन इसका समाधान क्या था? वह क्या कर सकता था? विराट की नसें तनावग्रस्त थीं। तभी उस श्वेत महिला ने विराट को घूरते हुए कहा, अपने हाथ में पकड़े उस कांच के ब्लेड को जमीन पर फेंक दो। ऐसा मत करो। आर्या ने तुरंत विराट को चेतावनी दी, तुम्हें हाथ नहीं छोड़ना है, मेरी चिंता मत करो। अगर तुम इस व्यक्ति को मार देते हो और मैं मर जाता हूँ लेकिन दूसरे लोग जीवित रहते हैं तो मैं संतुष्ट रहूंगा। इसे जल्दी करो। ये सुनकर उस श्वेत महिला ने गुस्से में कहा, चुप रहो। तेज धार वाले चाकू की नोक आर्या के गले पर दब गई। ब्लेड पहले ही त्वचा को भेद चुका था और खून बहना शुरू हो गया था। और बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसा मत करो, मैं छोड़ दूंगा। ये देखकर विराट तुरंत घबरा गया और उसने कांच का ब्लेड जमीन पर फेंक दिया। आर्या ने विराट की ओर देखा और उसके कार्यों से प्रभावित हुई। न जाने क्यों, जितना अधिक वह उसे देखती वह उतना ही अधिक आकर्षक लगने लगता। इस व्यक्ति का नाम उसके मंगेतर के नाम जैसा ही था। काश उसका मंगेतर भी उतना ही उत्कृष्ट होता जितना वह व्यक्ति था। विराट को कांच का ब्लेड जमीन पर फेंकते देख उस श्वेत महिला की मुस्कान ठंडी पड़ गई और उसने कहा, जुवान देश के लोगों के साथ समस्या यह है कि वे बहुत कायर हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हमसे बात करना इतना आसान है? कितना हास्यास्पद है। फिर उस श्वेत महिला ने जियांग वेई के चेहरे पर ब्लेड से हल्का सा स्पर्श किया और कहा, ओह, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है। कितना अफसोस की बात है, आप मुझसे मिल चुके हैं, इसलिए आपका ये चेहरा, मैं इसे खुद नष्ट कर दूंगा। आर्या भयभीत थी। उसके चेहरे का विकृत होना मृत्यु से भी अधिक असहनीय होगा। ली चुवेन और अन्य लोग रो रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। लेकिन उसी क्षण विराट ने उस श्वेत महिला की ओर देखा और कहा, उसे जाने दो। ये सुनकर उस श्वेत महिला ने विराट की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, मैं उसे क्यों जाने दूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे रिहा कर दूं तो कम से कम मुझे एक कारण तो बताए।
मैं तुम्हारा बंधक बनूंगा, विराट ने घोषणा की। ये शब्द सुनकर आर्या की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसने विराट की ओर देखा। बाकी लोग भी आश्चर्यचकित होकर विराट को घूर रहे थे। यह आदमी शेर की गुफा में जाने को तैयार था और किसी दूसरे के लिए खुद को बंधक के रूप में पेश कर रहा था। विराट को देखते हुए आर्या का दिल हजारों लहरों से व्याकुल समुद्र की तरह था। उसकी दृढ़ निगाहों को देखकर वह समझ नहीं पाई कि क्या कहे। ये लड़का वाकई में बहुत ही शानदार था, जैसा कि उसने शुरू में सोचा था। इन दिनों के दौरान आर्या वास्तव में विराट पर ध्यान दे रही थी। हालांकि वह इसमें शामिल नहीं थी, फिर भी वह उस पर नजर रखती थी, क्योंकि इस आदमी का नाम उसके मंगेतर के नाम जैसा ही था। लेकिन फिर भी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह ऐसी बात कहेगा। उसी क्षण श्वेत महिला जोर से हंस पड़ी। जियांग वेई की ओर देखा और बोली, क्या तुमने वह सुना महिला? एक व्यक्ति वास्तव में आपसे स्थान बदलने की पेशकश कर रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उससे शादी कर लेती। हाँ हाँ। फिर उस श्वेत महिला ने विराट की ओर देखकर कहा, क्या तुम बंधक बनना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि आप तैयार हैं, क्या मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? विराट ने संयमित भाव से उस श्वेत महिला को उत्तर दिया, तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। ओह, अब मुझे इसे वाकई सुनना होगा। ऐसा क्या है जो इसे अनिवार्य बनाता है? गोरी महिला ने ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा। बाहर जुबान देश की कई पुलिस बल मौजूद हैं। अधिकारियों की तैनाती के आधार पर 20 से अधिक हेलीकॉप्टर और टैंक भी इस दिशा में आ रहे हैं। जुबान देश को पहले से ही पता है कि आप अपराधी हैं। तो चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम 20 से अधिक हेलीकॉप्टरों और टैंकों का सामना कर सकते हो? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उस श्वेत महिला का चेहरा तुरंत बिगड़ गया और वह सोचते हुए इधर उधर देखने लगी। उनके पास केवल एक ही हेलीकॉप्टर था और रॉकेट लॉन्चर होने के बावजूद भी वे इतने सारे हेलीकॉप्टरों और टैंकों का सामना नहीं कर पाते। अगर यह बात सचमुच में सच होती तो ऐसे बंधक का होना बहुत अच्छा होता। इस व्यक्ति का शुभान देश में विशेष दर्जा होना चाहिए, जो उसके कौशल से स्पष्ट है। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? उस श्वेत महिला ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं विराट हूं और इसीलिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, विराट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उस क्षण वह एक संप्रभु राजा की तरह था। किसी के द्वारा मुझे सीधे 10,000 बुक कॉइन्स देने के मामले में ऐसा कृत्य दंडनीय है। ये कुल 20 हैं और बिखरे हुए को भी जोड़ दे तो कुल 25 हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं उस कर्ज को चुकाने के रास्ते पर हूँ। हालांकि मैं गुमनाम पुस्तक प्रेमी मित्र को 10,000 बुक कॉइन्स के लिए, कूल को 488 बुक कॉइन्स के लिए और 2016 को 2,200 बुक कॉइन्स के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊपर उल्लिखित पुस्तक प्रेमियों को धन्यवाद। 248, 249 एक पक्ष मुसीबत में अग्नि सहायता। अतिरिक्त 3, 248, 249 एक पक्ष मुसीबत में अग्नि सहायता। अतिरिक्त 3 क्योंकि यह मैं हूँ इसलिए आपको विश्वास करना ही होगा। विराट की बातें उस श्वेत महिला के कानों तक पहुंची। उसने सोच विचार किया और स्थितियों की सावधानीपूर्वक तुलना की। दरअसल जिसे उन्होंने पकड़ा था वह एक साधारण महिला थी, जबकि दूसरा व्यक्ति अलग था। वह निश्चित रूप से जुबान देश का कोई रहस्यमय व्यक्ति होगा। अगर इस पर कब्जा कर लिया गया तो इससे उन्हें जुबान देश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त ताकत मिल जाएगी। ठीक है, उस श्वेत महिला ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे डर है कि आप मुझे धोखा दे रहे होंगे, इसलिए जब हमारा हेलीकॉप्टर आएगा तो मैं आप दोनों को उसमें ले जाऊंगी। फिर मैं इस महिला को रिहा कर दूंगा। अगर यह स्वीकार्य नहीं है तो इसे भूल जाए। यह महिला एक अच्छी बंधक बन सकती है। ठीक है, विराट ने कहा। इस समय आर्या ने कांपती हुई आंखों से विराट की ओर देखा। उसे इस आदमी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। विराट ने देखा कि आर्या उसे देख रही है और उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस बेल को नष्ट करने के लिए उसे स्वयं ही ऐसा करना होगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। ठीक उसी समय उस श्वेत महिला के हाथ में मौजूद वॉकी टॉकी चालू हो गया। हमारा विमान जल्द ही आने वाला है। समझ गया बॉस। उस श्वेत महिला ने वॉकी टॉकी बंद कर दिया और विराट की ओर देखते हुए कहा, हमारा विमान बस आने ही वाला है। हमारे साथ आइए, विमान में चढ़ते ही हम इस महिला को अपने आप रिहा कर देंगे। ठीक है, विराट ने कहा, लेकिन आपको कुछ भी करने से रोकने के लिए आपको अभी अपने हाथ बांधने होंगे। उस श्वेत महिला ने कहा। ठीक है, विराट ने आगे कहा, मेरे आदमी को करने दो। उस श्वेत महिला ने कहा और फिर पास खड़े एक अफ्रीकी व्यक्ति से कहा, वुल्फ स्पाइडर तुम करो। उस अफ्रीकी मकड़ी ने, जिसका नाम वुल्फ स्पाइडर था, जवाब दिया, ठीक है। एक रस्सी उठाकर वह विराट के पास पहुंचा। विराट ने शांत भाव से अपने हाथ आगे बढ़ाए। वुल्फ स्पाइडर ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें बांध दिया और कहा, बच्चे तुम में बहुत हिम्मत है। मुझे साहसी पुरुषों की प्रशंसा है। ये काम जल्दी हो गया। वुल्फ स्पाइडर ने देखा कि विराट का चेहरा अभी भी कपड़े की पट्टी से ढका हुआ था। वह उसे पकड़ने ही वाला था, क्योंकि उसने अभी तक विराट का असली चेहरा नहीं देखा था। जैसे ही वह देखने ही वाला था, इसी क्षण उस श्वेत महिला ने चिल्लाकर कहा, उसे बांधने के बाद इधर लाओ और चलो छत पर चलते हैं। वुल्फ स्पाइडर ने इसे उजागर करने के लिए कोई हरकत नहीं की और विराट को पकड़कर उस गोरी महिला के पीछे छत पर चला गया। इसी बीच बंधकों ने देखा कि अपहरणकर्ता उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं और वे जमीन पर गिर पड़े, मानो वे मौत के मुंह से वापस आए हों, और उन्होंने राहत की सांस ली। ली चुवेन और बाकी लोग चिंता से लगभग पागल हो गए थे। जब उन्होंने विराट और आर्या को ले जाते हुए देखा तो वे चिंतित थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर सकते हैं। शांत रहो, हम वहां नहीं जा सकते। जाने से तो और भी ज्यादा अराजकता फैलेगी, ली चुवेन ने कहा। लेकिन राष्ट्रपति और भाई विराट को ले जाया गया है। वो प्रियंका घबरा गई। हम कुछ नहीं कर सकते। शायद यही नियति है। फिलहाल आइए इस जगह की फुटेज पुलिस को सौंप दें। अच्छा, इस समय गोरी महिला जियांग वेई को पकड़े हुए थी और वुल्फ स्पाइडर विराट को पकड़े हुए थी। वे चारों छत की ओर चल पड़े।
पूरे रास्ते आर्या विराट को देखती रही। सच कहूं तो उसका पूरा अस्तित्व अभी भी तनावग्रस्त था, लेकिन विराट स्वाभाविक रूप से चलते हुए अचानक बोला, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? आर्या अचंभित रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा सवाल पूछेगा। उसके पास उससे बात करने का यही एकमात्र मौका था, वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जीवित रह सकते हो, विराट ने कहा। इतनी मूर्खता क्यों? आप इन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आर्या ने कहा, मैंने उन पर कभी भरोसा नहीं किया, मैं सिर्फ खुद पर भरोसा कर रहा हूँ, विराट ने कहा। और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आर्या की ओर देखा। जैसे ही आर्या को देखा गया, उसकी आत्मा अचानक कांप उठी और उसका तनावग्रस्त हृदय अनजाने में शांत हो गया। विराट के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर इस बार उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। दूसरे पक्ष ने कहा कि उस पर भरोसा करो, इसलिए उसने भरोसा कर लिया। अनजाने में ही विराट ने आर्या के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मादा कोकेशियाई और वुल्फ स्पाइडर ने विराट और आर्या के बीच की बातचीत को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए ये दोनों मात्र जुबान देश के साथ बातचीत करने के लिए उनके सौदेबाजी के मोहरे थे। जल्द ही उनका भाड़े का समूह स्ट्रैंगलर वाइन प्रसिद्धि हासिल कर लेगा। वे जुबान देश में आए, धमाका किया और फिर भी वहां से निकल जाने में सक्षम होंगे। कुछ ही देर में दोनों छत पर पहुंच गए। इस समय कई लोग पहले से ही ऊपर इंतजार कर रहे थे, जिनमें मांसपेशियों वाले पुरुष और अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए व्यक्ति शामिल थे। ये सभी स्ट्रैंगलर वाइन के सदस्य थे। जब उन्होंने मादा कोकेशियाई और वुल्फ स्पाइडर को आते देखा तो उन्होंने तुरंत उनका अभिवादन करते हुए कहा, आपको इतनी देर क्यों लगी? फिर विराट और आर्या को देखकर उन्होंने आगे कहा, आप दो लोगों को क्यों लाए? क्या इस बात पर सहमति नहीं बनी थी कि केवल एक बंधक ही आवश्यक था? उस श्वेत महिला ने तुरंत कहा, दोस्तों, अंदाजा लगाओ कि मैं इस बार किस तरह के व्यक्ति को वापस लेकर आई हूँ। क्या वह सिर्फ एक आम आदमी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का जुबान काउंटी में बहुत उच्च दर्जा है। जब तक वह हमारे साथ है तब तक हमारे पास जुबान देश के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। उस श्वेत महिला ने कहा, क्या ये बहुत अच्छा है? बाकी लोगों की आंखें चमक उठीं। जुबान देश के साथ पूंजी पर बातचीत करना कई लोगों की इच्छा थी। इसके साथ ही उनका भाड़े का समूह स्ट्रैंगलर वाइन निश्चित रूप से प्रसिद्धि हासिल कर लेगा। हेलीकॉप्टर जल्द ही आ जाएगा, इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए। पहले मुझे जुबान काउंटी के इन पुलिस के उपद्रवियों से निपट लेने दो। उसने विराट की ओर नहीं देखा। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह सचमुच चौंक जाता। जब कोई पक्ष संकट में हो तो उसे सैन्य सहायता प्रदान करें। जिन लोगों को आना था वे आ चुके थे। अचानक लियू किंगयुन ने छत पर मौजूद लोगों को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने विराट को देखा था। ये युवराज कैसे हो सकते हैं? बायरिया भी भीड़ में मौजूद था और विराट को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह आदमी। फैंग शियाओ विराट का पीछा करते हुए युवा चौक पर पहुंची, लेकिन वह बहुत धीमी थी और उस इलाके को सील किए जाने के बाद ही वहां पहुंची। जब उसने देखा कि विराट को पकड़ लिया गया है तो वह आपा खो बैठी। विराट जोंग, कमीने, तुम मर मत जाना। इस समय विराट को जानने वाले सभी लोग तनाव में थे। लियू किंगयुन बहुत चिंतित थी। अगर युवराज को कुछ हो जाता तो पूरे शुवानजिंग शहर में हंगामा मच जाता, जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। युवराज को बचाना ही होगा, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। भीड़ में बुजुर्ग गोल्डन ड्रैगन और बाई भी मौजूद थे। विराट को बंदी बना हुआ देखकर बाई चिंतित हो गया और बोला, कमांडर, अब हम क्या करें? चिंता मत करो। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि कमांडर ब्लैक ड्रैगन कितने शांत हैं? ब्लैक ड्रैगन एक एकांतप्रिय ड्रैगन है, उसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। गोल्डन ड्रैगन ने कहा, मुझे डर है कि हम बचाव कार्य में देरी कर देंगे। ठीक उसी क्षण दूर समुद्र से एक काला हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ता हुआ आया। वह विमान स्ट्रैंगलर वाइन का हेलीकॉप्टर था। 249, 250, विमान में सवार हो जाओ। अतिरिक्त रिलीज 4, 249, 250, विमान में सवार हो जाओ। अतिरिक्त रिलीज 4। उसी क्षण क्षितिज से एक काला हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, जिसे एक बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो स्ट्रैंगलिंग सरपेंट्स का सदस्य था। आंतरिक रूप से यह सहमति बनी थी कि बॉस अराजकता पैदा करने के लिए लोगों को लाएगा और फिर एक व्यक्ति बचाव कार्य का समन्वय करने आएगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, पंखों के हवा में लहराने की आवाज बहुत तेज थी, जो आकाश में गूंज रही थी। इसके बाद लगातार वायु तरंगें चलती रहीं। स्ट्रैंगलिंग सरपेंट्स के अश्वेत नेता ने हेलीकॉप्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर और करीब आया और छत पर उतर गया। मॉल के आसपास मौजूद लोगों द्वारा देखे गए इस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से उन्हें घबरा दिया। मेयर ने मुट्ठी भींच ली और छत पर मौजूद गिरोह को देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये आतंकवादी बिल्कुल नीच हैं, हम इन्हें किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकते। लियू किंगयुन अधिकारी के बगल में खड़ी होकर बोली, नहीं अधिकारी जी, उन्होंने बंधक बना रखे हैं। धिक्कार है। अधिकारी एक सुसंस्कृत व्यक्ति था, लेकिन उस क्षण उसने गुस्से में अपशब्द कहे। बंधकों को अपने हाथ में लेकर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम केवल उन्हें जाने दे सकते हैं और फिर दूसरों को इस मामले को संभालने देंगे, लियू किंगयुन ने कहा। वह निश्चुप था, वह वास्तव में छत पर बैठे उन बदमाशों को मार गिराना चाहता था। पत्रकार मौके पर पहुंच चुके थे और घटना का वीडियो बना रहे थे। ये कहा जा सकता है कि पूरा जियांगहाई इस घटना का सीधा प्रसारण देख रहा था, और इतना ही नहीं, यह आतंकवादी हमला पूरे शुवान काउंटी में मशहूर हो गया था। अब इंटरनेट पर इस विषय को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। घटनास्थल से लाइव रिपोर्टिंग के साथ पूरा नेटवर्क देख सकता था कि क्या हो रहा है। पत्रकार काफी दूर थे, इसलिए वे दृश्य की केवल एक झलक ही देख पाए। बंधकों की केवल पीठ ही दिखाई दे रही थी, जिनमें से एक महिला और दूसरा पुरुष प्रतीत हो रहा था। लेकिन कई दर्शकों को उस व्यक्ति की आकृति तेजी से परिचित लगने लगी। अंततः किसी ने इसे पहचान लिया।
देखो, क्या वह आकृति वही व्यक्ति नहीं है जिसने प्रवासी श्रमिकों को बकाया वेतन प्राप्त करने में मदद की थी? किसी ने इस ओर ध्यान दिलाया और अचानक दूसरों को भी लगा कि यह समान दिखता है। ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने तुलना के लिए 2 वीडियो निकाले और तुरंत पुष्टि कर दी कि दोनों आकृतियां एक ही व्यक्ति की थीं। इससे मामला और भी गर्मा गया। ये ब्रदर सिलुएट, जिसने पहले प्रवासी श्रमिकों को बकाया वेतन के लिए लड़ाई लड़ने में मदद की थी, अब यहां आतंकवादियों से लड़ते हुए दिखाई दिया। इंटरनेट पर तहलका मच गया। ब्रदर सिलुएट नाम का जिक्र हजारों बार हो चुका था। हर कोई ब्रदर सिलुएट का असली चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उस समय उनकी यही उम्मीद थी कि उसे कोई चोट न लगे। उसी समय जियांगहाई की सड़कों पर एक लंबी बेंटले कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, जो पूरे जियांगहाई में अपने जैसी दूसरी नहीं थी, और उसकी लाइसेंस प्लेट जो बीजिंग से शुरू होती थी, ये दर्शाती थी कि वह शुवानजिंग शहर से आई थी। कार के अंदर एक युवक बैठा था, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके बाल भूरे और रंग गोरा था। वह बहुत ही आकर्षक था। उससे एक रहस्यमय आभा निकल रही थी, और इस समय उसके हाथ में एक टैबलेट कंप्यूटर था। ठीक उसी समय टैबलेट पर एक पत्रकार द्वारा आतंकवादी हमले से संबंधित लाई गई फुटेज दिखाई जा रही थी। जब उस युवक ने फुटेज में लोगों को देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत फैल गईं। आप, हाँ, तुम ही हो, सचमुच तुम ही हो, विराट भाई, बहुत दिनों बाद मिले, आखिरकार तुमसे फिर मिलने जा रहा हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी लोगों को तुम्हें बचाने के लिए भेज रहा हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। फिर उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, और तेज चलाओ, जितना तेज हो सके। जी हाँ, युवा स्वामी सिटू, ड्राइवर ने जवाब दिया। फिर बेंटले के गैस पैडल पर जोर से पैर रखा, जिससे कार का काला साया पल भर में एक लकीर में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ गई। ये व्यक्ति सिटू मिंगलियांग था। अगर शुवानजिंग शहर का कोई व्यक्ति सिटू मिंगलियांग को यहाँ देखता तो वह सचमुच सदमे से मर जाता, क्योंकि सिटू मिंगलियांग के नाम से जाना जाने वाला यह व्यक्ति शुवानजिंग शहर के गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा नेता था। इसी बीच मॉल के ऊपर स्ट्रैंगलिंग सरपेंट का हेलीकॉप्टर उतर चुका था। अपने पीछे रॉकेट लॉन्चर लिए हुए अश्वेत नेता ने अपने दल से कहा, तुम पहले जाओ, मैं बमबारी करता रहूंगा। जुबान देश के इन लोगों को दिखाओ कि हम किस चीज से बने हैं। ठीक है बॉस, बाकी लोगों ने जवाब दिया। फिर वे धीरे धीरे हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। सफेद महिला आर्या को एस्कॉर्ट कर रही थी, जबकि वुल्फ स्पाइडर विराट को संभाल रहा था। विराट ने उस श्वेत महिला की ओर देखा और कहा, अब पहले हुई चर्चा के अनुसार क्या उसे रिहा नहीं कर देना चाहिए? वह आर्या का जिक्र कर रहे थे। उस श्वेत महिला ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, बस तुम हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, हम उसे जरूर रिहा कर देंगे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, विराट ने कहा। उस श्वेत महिला का चेहरा बिगड़ गया और उसने कहा, भरोसा करो या न करो, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अब वह यही सोच रही थी कि इस आदमी को विमान में बिठाए और फिर इस महिला को मार डाले। तब तक भले ही वह व्यक्ति परेशान हो, वह कुछ भी नहीं कर सकता था। एक बार जब वह उनके विमान में सवार हो जाता तो वह उनका गुलाम बन जाता। अगर वह नहीं जाएगी तो मैं विमान में नहीं चढ़ूंगा। लेकिन उस शक्तिशाली गला घोंटने वाले सर्प से क्या आप सचमुच इतना डरते हैं? मैं यही हूँ, क्या तुम्हें अब भी डर है कि मैं भाग जाऊंगा? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उस श्वेत महिला के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सच कहें तो यह महिला उनके किसी काम की नहीं थी। इस व्यक्ति को पकड़ना बेहद फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे वे किसी भी समय जुबान देश के साथ बातचीत कर सकते थे। इतना ही नहीं, यह आदमी वास्तव में उनके नाम भी जानता था। अब इस महिला को रिहा न करने से शायद उन्हें इस आदमी को अपने साथ ले जाने से रोका जा सकेगा। ठीक है, गोरी महिला ने कहा, तो फिर उसे छोड़ दो, विराट ने कहा। इस समय आर्या खुद को लेकर असमंजस में थी कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, एक ऐसा आदमी जो उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो। ऐसे आदमी में गजब का आकर्षण था। उस श्वेत महिला ने जियांग वेई वेई को मुक्त कर दिया और आर्या ने विराट की ओर मुड़कर देखा। तुम जाओ, विराट ने कहा। लेकिन तुम्हारा क्या? आर्या को विराट की चिंता सता रही थी। मुझे चिंता मत करो, बस अच्छी खबर का इंतजार करो, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने कुछ गुस्से से विराट की ओर देखा। ऐसे समय में भी यह आदमी कैसे मुस्कुरा सकता है? लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि विराट को मुस्कुराते हुए देखकर उसे राहत मिली, मानो वह उसे पहले से ही सुरक्षित और स्वस्थ देख सकती हो। जल्दी करो और जाओ, विराट ने आगे कहा। आर्या ने विराट से कहा, तो अपना ख्याल रखना। फिर वह तुरंत मुड़कर चली गई, लेकिन वह विराट की ओर पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उसने देखा कि शुरू से अंत तक उसके चेहरे पर मुस्कान अपरिवर्तित रही। इतना सुंदर, जियांग वेई वेई बड़बड़ाया। उसे इस बात का पता नहीं था कि इस समय उसकी छाती पर लगा फीनिक्स जेड पेंडेंट धीरे धीरे चमकने लगा था, और विराट का ड्रैगन जेड पेंडेंट भी चमक रहा था। वह इसे हमेशा से पहने हुए था, लेकिन अब उसके पास देखने का समय ही नहीं था। आर्या को सुरक्षित रूप से नीचे उतरते हुए देखने के बाद फिर उस श्वेत महिला ने विराट की ओर देखकर पूछा, क्या आप अभी हमारे साथ आ सकते हैं? हाँ, विराट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद वह स्वेच्छा से हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। सफेद महिला और वुल्फ स्पाइडर उसके पीछे पीछे ऊपर चले गए। रॉकेट लॉन्च लिए हुए श्वेत नेता ने बेरहमी से नीचे मौजूद पुलिस कारों पर रॉकेट दागा और फिर चिल्लाते हुए विमान में चढ़ गया। हाँ या नहुआन के बारे में क्या बकवास है? मैं आया, मैं असफल रहा, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर खुश नहीं हो तो आकर हमें मार डालो। पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। रोटर ब्लेडों की हवा को चीरती हुई आवाज गूंज उठी और फिर वह सीधे समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गया। नीचे ये सुनकर मेयर का चेहरा बिगड़ गया और वह चिल्लाया, तुरंत समुद्री पुलिस, हवाई पुलिस से संपर्क करो, हमें इन लोगों को पकड़ना होगा। कोई जरूरत नहीं है मेयर साहब, वे बच नहीं पाएंगे, लियू किंगयुन ने जाते हुए हवाई जहाज को देखते हुए कहा। क्यों? लियू किंगयुन की यह बात सुनकर मेयर स्तब्ध रह गए। क्योंकि उनके जहाज पर एक दानव राजा सवार है, लियू किंगयुन ने कहा। उस क्षण उसे याद आया कि विराट ने उसे पहले क्या कहा था, जिसमें उसे इन लोगों को रोकने के लिए मना किया गया था कि विराट खुद उनसे निपट लेगा।
यहाँ इतना दबदबा बनाए रखने के बावजूद लियू किंग्युन ने वास्तव में कोई प्रयास नहीं किया था, क्योंकि उसे युवराज पर पूरा भरोसा था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और अब जब उसने युवराज को विमान में चढ़ते हुए देखा तो यह निश्चित रूप से वैसा ही होगा जैसा युवराज ने कहा था। इसी बीच दूर स्थित हेलीकॉप्टर में विराट पीछे की सीट पर बैठा आगे बैठे लोगों की शेखी बघाड़ने की बातें सुन रहा था। कुछ ही देर में उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यहाँ कोई बंधक नहीं था, इसलिए अब उसके लिए अपनी मनमानी करने का समय था। तुरंत ही विराट के हाथों को बांधने वाली रस्सियां टूट गईं।